अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है तालूत, हम शक्ल जिनज़ादा, एपिसोड 67। तालूत की वापसी के कुछ पार्ट्स मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। कुछ एपिसोड्स मिस हैं, उसके बारे में भी बता चुका हूँ कि जैसे ही वो पार्ट्स दस्तयाब होंगे मैं अपलोड कर दूंगा। एक नायाब एपिसोड मिली है जो कि तालूत 3 बुक्स में आई थी, उससे आगे की कहानी है। उम्मीद है कि इससे आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे ये एपिसोड्स अवेलेबल होती हैं इससे आगे अपलोड करता जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि तालूत की वापसी राइटर एम ए राहत ने नहीं लिखी थी, तो उनके लिए स्क्रीन पर सन 1980 के डाइजेस्ट का पेज है, वो पढ़ लेते हैं। आपके तमाम पसंदीदा सिलसिला इस डाइजेस्ट में मौजूद हैं। पिछले माह के पर्चे में दिए गए इश्तिहार के मुताबिक तालूत भी हाजिर है। एक अजीज़ के ख़त की रोशनी में एक बात की वजाहत ज़रूरी है। ये ख़त उन्होंने सदियों का बेटा के बारे में लिखा था। उनका कहना था कि सदियों का बेटा शुरू करते हुए इस बात की वजाहत नहीं की गई थी कि ये कहानी वही है जो जासूसी डाइजेस्ट में शाया हो चुकी है, या नए सिरे से उस इख्तिताम से आगे लिखी गई है। मुमकिन है हमारी तहरीर इस बात की वजाहत ना कर सकी हो। अर्ज़ है कि सदियों का बेटा वही सिलसिला है, लेकिन मौजूदा कहानी पहली कहानी जहाँ तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद के वाक़यात पर मबनी है। इस सिलसिला की हर कहानी बिल्कुल नई कहानी होगी, और यही बात तालूत के लिए नोट फरमा लीजिए। तालूत में पेश किए जाने वाले वाक़यात बिल्कुल नए और तालूत की आइंदा ज़िंदगी के हंगामों से पुर होंगे। आपका एम ए राहत। मुझे उम्मीद है कि एतराज़ करने वालों का जवाब दिया जा चुका है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। पुरानी कहानियों का खुलासा। हम सब कंजूस सेठ हशमत की फर्म हशमत ब्रादर्स में मुलाजिम थे। मैं एक आम इंसान था। ज़िंदगी की ज़रूरतों से तंग आकर मैंने फ़र्म से गबन किया और ट्रेन में बैठकर फ़रार होने लगा। लेकिन फ़र्स्ट कंपार्टमेंट से कुछ लोग मुझे अगवा करके एक पुरस्कार जगह ले गए। ये लोग मुझे यूसुफ इब्रान के नाम से पुकार रहे थे। बमुश्किल मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं आरिफ हूँ, तब मेरी जान बख्शी हुई और मुझे फिर मेरी दुनिया में ला छोड़ा गया, जहाँ मैं गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया। लॉकअप में मेरी मुलाकात मेरे पुरस्कार हम शक्ल यूसुफ इब्रान से हुई। मैंने उसे तालूत कहकर पुकारा। तालूत का ताल्लुक पुरस्कार दुनिया से था और वह मफरूर था। यह शख्स मेरा दोस्त बन गया और हम दोनों हम शक्ल मिलकर ज़िंदगी की दिलचस्पियों में गुम हो गए। लातादाद अफराद हमारी ज़िंदगी में आए और हमने हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। यहाँ तक कि तालूत की ज़िंदगी में शकीला और मेरी ज़िंदगी में अफशां आ गईं। हम दोनों ने शादियां कर लीं और सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। तालूत अपने बाप के इंतकाल के बाद शकीला को लेकर अपनी दुनिया में चला गया, लेकिन फिर जुमेरात को मेरी उससे मुलाकात हुई थी और फिर एक दिन। अब आगे की कहानी। तालूत के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं आया था और जुमेरात की शाम खुशियों की शाम होती थी। तालूत बिला नागा आता और शकीला उसके साथ होती। नवाब जलालुद्दीन के यहाँ से भी तमाम लोग आ जाते थे। जमशेद और अजरा भी होते थे। गर्ज एक मेले का सा समा हो जाता और यूं खुशियों में ज़िंदगी बसर हो रही थी। ऐसी एक शाम को तालूत किसी कदर संजीदा नजर आ रहा था। देर तक वह दूसरों के दरमियान रहा। फिर रात के खाने के बाद जब दूसरे लोग चले गए और अफशां और शकीला अपने कमरे में जा घुसी, तो तालूत ने मुझसे कहा, आरिफ, क्या ज़िंदगी के इन मामूलात से तुम मुतमईन हो? क्या मतलब? मैंने पूछा। यूं नहीं लगता जैसे ज़िंदगी पर एक जमूद तारी हो गया हो, हम ठहर गए हों। क्या ज़िंदगी में सकूत को मौत नहीं कहते? लेकिन हम कैसे मर रहे हैं कि मौत के बाद भी खुद को जिंदों में शुमार करते हैं। खैरियत तो है, आज कुछ फ़लसफ़ा तारी है मजाज पर। मेरा ख्याल है खाने में कोई शकील चीज़ तो नहीं थी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मजाक नहीं कर रहा आरिफ, और ये बात आज की भी नहीं है। मैं तवील अरसे से इस मौजू पर गौर कर रहा था। मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं बहुत से लोगों से कर्ज लेकर मुँह छुपा कर बैठ गया हूँ। उनकी निगाहें मुझे तलाश कर रही हैं और मैं पोशीदा जगहों से सहमे हुए अंदाज में उन्हें देख रहा हूँ। ओहो, किसी डॉक्टर से रुजू करना होगा, मगर अचानक इस बीमारी ने तुम पर हमला किया है, मैंने मसनूई तशवीश से कहा, और तालूत के चेहरे पर झुंझलाहट के आसार नजर आने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें शायरिया हो गया है, शायराना अंदाज में सोचने लगे हो। ये मर्ज भी डायरिया की किस्म में से है, बस थोड़ा सा फ़र्क है। मुआफ़ करना आरिफ, इसका मतलब है कि तुम बेहिसी का शिकार हो गए हो। एक ऐसे अफसर की हैसियत इख्तियार कर गए हो जो खुद मुतमईन होने के बाद पूरी दुनिया को मुतमईन महसूस करता है। वही मिसाल है कि उन लोगों को रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते। तालूत मलामत करने वाले अंदाज में बोला। मगर मेरे भाई, अचानक तुम पर यह भूत क्यों नाजिल हो गया है? मैंने हंसते हुए कहा। अब तुम ऐश ज़्यादा लोगों की मानंद मोटे हो जाओगे, तुम्हारी तोंद निकल आएगी और हिस्से लतीफ़ पर चर्बी चढ़ती चली जाएगी। फिर तुम मजाक की किसी बात पर लोगों की शक्लें देखोगे और तुम्हें हंसी भी नहीं आएगी। यार, क्यों खौफज़दा कर रहे हो? मैंने खौफज़दा होने की अदाकारी करते हुए कहा। जो कुछ कर रहे हो वही कुछ होगा, इसे लिख लो। तालूत हथेली पर घुंसा मारते हुए बोला। मगर क्यों जाने मन? मैंने ज़िद होकर पूछा। नहीं, आसार बता रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा मालूम होते हो। हाँ, मैं संजीदा हूँ, लेकिन मकसद क्या है? कोई मकसद नहीं, बस तुम्हें टटोल रहा था।
अंदाज़ा लगा रहा था कि मेरा हमशक्ल मेरी तरह सोच रहा है या दुनिया की मसमूम हवाओं ने उसका ज़हन भी नाकारा कर दिया। अच्छा, अब फजूल बातों से दरेक करो, ये बताओ क्या सोचा है? सोचा नहीं, सोचना है। ये तहरीक क्यों पैदा हुई आखिर? आरिफ, दुनिया से लोगों की दुनिया है जो अपने मसाइल बआसानी हल कर लेते हैं और उन्हें इसमें दुश्वारी नहीं होती। लेकिन तुम्हारी दुनिया के बेबस लोग मेरे दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। मैं यहाँ आता जाता हूँ, लातादाद सिसकते वजूद मेरी निगाहों से गुजरते हैं और उनसे निगाहें चुरा कर गुजरते हुए मैं खुद को मुजरिम गर्दानता हूँ। मुझे यूँ महसूस होता है जैसे मैं उनकी मजबूरियों की वजह हूँ, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ लेकिन नहीं करता। दुनिया मसाइल की भट्टी है तालूत। अरबों की आबादी के मसाइल दूर करने के लिए तो उम्र खिजर भी नाकाफ़ी है। हाँ, लेकिन तुम भूल गए कि हमारा नज़रिया क्या था। हाँ, मैं वाकई भूल गया, ज़रा दोहरा दो। हम मसाइल के इस जहन्नुम को सर्द नहीं कर सकते, लेकिन इनमें से चंद अफराद तो ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें हमारी वजह से सुकून मिल जाएगा। माजी में ऐसा नहीं करते रहे हैं? गोया तुम फिर उन्हीं लाइनों पर चलना चाहते हो? मैंने पूछा। ये लाइनें माजी में भी मेरे मिशन को पूरा करती रही हैं, बल्कि अगर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, जैसे शकीला। खूब खूब। मिसेज शकीला से भी इस बारे में मशवरा किया? मेरी बीवी दुनिया की अजीम तरीन औरत है, उसे अपनी दुनिया के लोगों से ही शदीद उल्फत है। वो भी मेरी तरह उनके लिए बेचैन है, बल्कि यकीन करो कि उसकी तहरीक पर मैं इस अंदाज में सोचने पर मजबूर हुआ हूँ। क्या कहती है मौसूफ़ा? मैंने पूछा। उसने मुझे खुली इजाज़त दी है कि मैं इंसानी फलाह के लिए जो कुछ कर सकता हूँ करूँ, और इस मसरूफियत के दौरान वो खातून क्या करेंगी? अफशां के पास रहेंगी। तो गोया सारे मामला तय हो चुके हैं। हाँ, अगर तुम साथ ना देना चाहो तो तुम्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। अब तुम गालियों पर उतर आए हो और ये अच्छी बात नहीं। कब तुम्हारा साथ देने से इनकार किया है? मैंने मुंह बनाकर कहा। मजाक तो उड़ा रहे हो, वो बोला। तुम्हें चिढ़ाने में तो हमेशा लुत्फ़ आता है। वैसे वाकई कोई तरकीब तुम्हारे जहन में तो बताओ मियाँ, किसको इनकार है? तरकीब या तजवीज़ तो सोचना पड़ेगी, बशर्ते कि तुम संजीदा हो। अगर तुम संजीदा हो तो फिर मैं भी संजीदा हूँ, लेकिन हमें पहले बुनियादी बातें सोचना होंगी। मैंने कहा, मसलन तुम्हारा निज़ाम हुकूमत। मेरा मतलब है तुम अपनी रियासत के सिलसिला में क्या करोगे? मैंने इसका बंदोबस्त कर लिया है। वो क्या? 4 बुजुर्ग मुशीर और एक नायब पूरी रियासत में किसी को नहीं मालूम होगा कि यूसुफ इब्रान उनके दरमियान मौजूद नहीं है, सिवाय 5 अफराद के, यानी मेरा नायब और हमशक्ल और मेरे चारों मुशीर जो रियासत के अमूर में मेरे मुआवन होंगे। हमशक्ल? मैं चौंक पड़ा। हाँ, गोया अब हमारा कोई तीसरा साथी भी पैदा हो गया। उसकी पैदाइश कुदरती नहीं है, बस ज़रूरत के तहत अपनी शक्ल उधार दे दिया। जाहिर है ये तुम्हारे लिए मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल तो खैर अब तुम्हारे लिए भी नहीं है। तुम्हारी दुनिया ने साइंस का जादू अपना लिया है। प्लास्टिक सर्जरी से सैकड़ों हमशक्ल पैदा किए जा सकती हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है आरिफ कि तुम्हारी दुनिया का इंसान लाखों कुव्वतें हासिल करने के बावजूद अपनी फितरत पर काबू नहीं पा सकता। फ़र्द, गिरोह और यह हुकूमतें, लेकिन सबके सोचने का अंदाज यकसां। ये उन कुव्वतों को इंसानियत की भलाई के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि इसके बरक्स ये ज़मीन पर रहने वालों की मुश्किलात में इजाफा ही करते जा रहे हैं। आखिर क्यों? ज़मीन वाले आपस में एक दूसरे के दुश्मन क्यों हैं? ये बात आज तक किसी की समझ में नहीं आई। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा। कब आएगी? उस वक्त जब सोचने वाले ही ना रहेंगे। ज़मीन की गर्दिश एक दिन रुक जानी है तालूत, और ये सारे इंतजामात उसी अमल के तहत हो रहे हैं। गोया इंसान अपनी फलाह के लिए कुछ नहीं कर सकता। वक्त पर ही कर सकता है, बयान दे सकता है, नेक नफ्सी के दावे कर सकता है, वक्त पड़ने पर आंखें चुरा सकता है। अब और इंसान बेचारा क्या करे? इतने सारे काम तो करने पड़ते हैं उसे। बहरहाल मैं इन हालात में बददिल या मायूस नहीं हूँ। पहले भी कभी नहीं हुआ और तुमने देख लिया। हमने बहुत सारे फूल खिलाए हैं, बहुत से, पूरे मुआशरे में, जो अब बहार दे रहे हैं। फिर हम अपना अमल क्यों मुअत्तल करें? कौन मना कर रहा है मेरे भाई? ज़रूर करो, जो दिल चाहे करो। तो तुम साथ दे रहे हो? मेरी मजाल के इनकार करूं? मैंने कहा और तालूत खुश हो गया। उसकी आंखों से खुशी का इजहार हो रहा था। यह हकीकत है कि तुम्हारे बगैर मज़ा नहीं आता किसी काम में। मैंने अपने तौर पर सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। मेरा हमशक्ल मेरी जगह हुकूमत करेगा, और मैं जिस तरह महीने में एक बार यहाँ आता हूँ, उसी तरह हफ्ते में एक बार वहाँ जाकर हालात का जायज़ा ले लिया करूँगा। चुनाचे मेरा मसला तो यूँ ख़त्म हो जाता है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या मुश्किलात पेश आएंगी? मुश्किलात किसे कहते हैं? मैंने सवाल किया। सोच लो। पहले कभी सोचा है तालूत? जो अब सोचूंगा। मिसेज अफशां के बारे में क्या ख्याल है? वो अब बीवी बन चुकी है, और मेरा ख्याल है ये इत्मीनान का दौर होता है। इसके अलावा शकीला भी साथ होंगी, इसलिए मसला ही ख़त्म। यकीन है तुम्हें? 100%। बस तो ठीक है। प्रोग्राम का पहला मरहला ख़त्म, और अब बात है दूसरे मरहला की। दूसरे मरहले में हमें यह तय करना है कि हमारे काम का आगाज़ कहाँ से हो। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने अंदाज को पहले से ज़रा तब्दील कर लें। वो किस सूरत में? मैंने सवाल किया। मेरा मतलब है कि ज़िंदगी के शोबों में ऐसे अफराद को तलाश किया जाए जो बेबसी की इंतहा को पहुँचे हुए हों। उन लोगों को नज़रअंदाज किया जाए जो अपने तौर पर किसी न किसी हद तक कुछ कर सकते हों। मसलन जैसे पिछली बार कुछ लोग हमारी निगाहों में आए थे। ये वो लोग थे जो इत्तफाक़िया तौर पर हमसे टकरा गए थे, और हमने महसूस किया कि उन्हें हमारी ज़रूरत है।
बेशक हमने उनकी ज़िंदगी को एक बेहतर मुकाम देने में काफ़ी कोशिशें की और खुदा का शुक्र है कि इसमें कामयाब रहे। लेकिन इस बार हम सरसरी तौर पर अपनी निगाहों में आ जाने वाले लोगों पर तवज्जो नहीं देंगे, बल्कि ऐसे अफराद को तलाश करेंगे जिन्हें वाकई हमारी मदद की ज़रूरत हो और जो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी हासिल करने में नाकाम रहे हों। ऐसे लोगों को कहाँ तलाश करोगे? मैंने सवाल किया। यही मैं तुमसे पूछता हूँ यार, तुम कैसे आदमी हो? अपनी दुनिया के मसाइल से नावाकिफ़ तो नहीं होना चाहिए। तुम सोचो, खुद सोचो, ज़िंदगी में लातादाद मनाजिर ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल कुड़ने लगता है। कभी तुम्हारी निगाहों के सामने ऐसा कोई मंजर नहीं आया? तालूत ने सवाल किया। नहीं तालूत, ये बात नहीं है। मैंने बेशुमार लोगों को देखा और महसूस किया है कि वो हमारी तवज्जो के तालिब हैं, लेकिन वही एक बात कि हम किस किस को ज़िंदगी से रूशनास कर सकेंगे, इस बात का जवाब मैं तुम्हें पहले दे चुका हूँ। तालूत ने कहा। यानी वही कि जो कुछ भी कर सको, जो करो सिर्फ उसके बारे में सोचो। किसी एक के लिए कुछ करो और उसे उसकी ज़िंदगी की खुशियाँ वापस कर दो। इसके बाद दूसरे को तलाश करो। तालूत ने जवाब दिया। मसाइल तो हर रूह को बेकरार किए हुए हैं तालूत। कौन है जो ज़िंदगी की मुश्किलात से दो चार नहीं है? बात अगर तलाश करने की है तो किसी भी राह गुजर पर निकल जाओ। लातादाद मुश्किलें तुम्हें मुतासिर करेंगी। बात तो ठीक है, तो फिर अब क्या प्रोग्राम रहेगा? जो तुम्हारा है। मेरा मतलब है कि कब से काम शुरू करोगे? जब तुम पसंद करो। तो यूँ समझ लो कि हमारे नए दौर का आगाज़ हो चुका है। हमको नाश्ते की मेज़ पर अफशां और शकीला से बात कर लेनी चाहिए। जाहिर है मामूलात में तब्दीलियाँ आएंगी, इसलिए उन लोगों को आगाह करना ज़रूरी है। हाँ, उनके एतमाद को मजरूह करना मुनासिब ना होगा, मैंने कहा, और हम दोनों गहरी सोच में डूब गए। दूसरी सुबह नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ हम चारों थे। बाकी लोग रात को ही चले गए थे। नाश्ते के दौरान हमने गुफ्तगू का आगाज़ कर दिया। शकीला तो तालूत के नज़रियात से वाकिफ़ ही थी, लेकिन अफशां ने इस जज्बे को बहुत सराहा। उसने बखुशी हमें इजाज़त दी और बोली, अगर आप लोग मुनासिब समझें तो मैं आपको एक मशवरा भी दे सकती हूँ। सुबहान अल्लाह, नेकी और पूछ पूछ, तालूत बोला। यूँ तो ज़िंदगी के हर शोबे में मसाइल और परेशानियाँ इंसान के वजूद को घुन की तरह चाटे जा रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात अखबारात पढ़ पढ़ कर मेरे ज़हन में एक अजीब सा तासुर उभरता है। मैंने दर्जनों बार इस बारे में सोचा है और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हमारे मुल्क में, बात सिर्फ हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में, एक तबका ऐसा है जो मेरे ख्याल में इंतहाई मजलूम है। अगर हम उसे तबका ना कहें बल्कि अफराद कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं मुजरिमों की बात कर रही हूँ। खूब, उन अफराद के बारे में आपका क्या ख्याल है? तालूत ने दखल दिया। आदिल भाई, मुआशरे में लातादाद उलझने इंसान को इंसानियत से गिरा कर वहशत की ज़िंदगी में ले आती हैं। हालांकि अगर यहाँ अपने बुनियादी फ़लसफ़े पर गौर करें तो ये बात नुमा है कि इंसान फितरतन मासूम होता है, बड़ा ही बेबस और कमज़ोर, दूसरों की नवाजिशात का तलबगार। अगर माँ उसकी परवरिश बेलौस होकर ना करे तो वो जी भी नहीं सकता। ऐसी बेबस मखलूक दरिंदा सिफ्त क्यों बन जाती है? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है? अफशां ने सवाल किया, और उसका यह फ़िक्र अंगेज सवाल हम लोगों के जहनों पर गौर फ़िक्र की लकीरें बनकर रह गया। बात तो तुमने बड़े पते की कही है अफशां, तालूत ने कहा। आप यकीन करें आदिल भाई, बार बार मेरे दिल में यह ख्याल उभरा है कि हम अगर जुराइम करने वालों को ज़िंदगी की इन चीज़ों से बहरावर कर दें जिनके हसूल की नाकामी उन्हें जुराइम की दुनिया में ले आती है, तो ये एक बेहतरीन कदम होगा मुआशरे की बहबूद के लिए। चुनाचे हम क्यों ना ऐसे मुजरिमों को तलाश करें जो जुर्म कर चुके हैं और जिन्हें सज़ा मिल चुकी है। अगर वो जुराइम की दुनिया से निकल आएँ तो मेरा ख्याल है ये इंसानियत की खिदमत होगी। बेहतरीन आइडिया है, तालूत ने मेरी जानिब देख कर कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अफशां, मुझे इस बात पर एक एतराज़ है। मैंने कहा। क्या? अफशां ने सवालिया निगाहों से मुझे देखा। बाज़ जुराइम किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए नहीं होते बल्कि उनमें इत्तफ़ाक़ात भी शामिल होते हैं। बेशक मैं मानती हूँ, लेकिन इन इत्तफ़ाक़ात की भी कुछ वजूहात होती हैं। मसलन अगर एक ऐसा घराना किसी जुल्म का शिकार है जो शरीफ हो और जिसके यहाँ जुराइम परवान ना चढ़ते हों, और ऐसे किसी घराने का कोई फ़र्द किसी नाकर्दा गुनाह की सज़ा भुगत रहा हो, तो मेरा ख्याल है उस सज़ा से उसे निजात दिलाना एक इंसानी फ़र्ज़ है। बहुत से ऐसे घराने हैं जो इत्तफ़ाक़ात की चक्की में पेश कर इंसानियत की खूबी से भी महरूम हो गए हैं। क्या ऐसे लोग हमारी इस तवज्जो के तालिब नहीं हैं? बेशक हैं, तालूत ने फ़ौरन जवाब दिया। तो क्यों ना आप अपने काम का आगाज़ यहीं से करें? मुझे तुम्हारा ये मशवरा पसंद आया है अफशां। क्यों भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तालूत ने मेरी जानिब देख कर कहा। भाई, हम तो हुक्म के ग़ुलाम हैं, जिस तरह से आप लोग पसंद फरमाएं अमल करने को हाजिर। मैंने गर्दन झुकाकर कहा और तालूत हंसने लगा। अफशां भी मुस्कुरा दी। फिर वो मेरी जानिब देख कर बोली, नहीं, आप मुझे बताइए, क्या मैं ये बात गलत कह रही हूँ? नहीं नहीं, मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ अफशां, मैंने जवाब दिया। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है अफशां भाभी कि आप लोग हमें इसकी क्या बखुशी इजाज़त दे देंगे? क्यों नहीं, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्यों शकीला? अफशां ने शकीला की जानिब देख कर कहा, और शकीला ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी और मुस्कुराती हुई बोली, मेरी बात तो पहले ही हो चुकी है। दरअसल ये लोग अब हाथ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कोई परवाह नहीं है, हम दोनों मिलकर बासानी खुश रह सकते हैं, शकीला ने जवाब दिया। मैंने कहा था ना कि अब शकीला बीवी बन चुकी है, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। जनाबे वाला, बीवी बनने के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बेपनाह बढ़ जाती हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि शौहर अगर किसी बात में खुश हो तो उसमें रखना अंदाजी ना की जाए, शकीला ने मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन अजीज़ा, ये मसला सिर्फ शौहर की खुशनुदी का नहीं है, बल्कि मुआशरे में अपने वजूद की बका का है। हम अगर अपने फ़राइज़ से कोताही करें तो सुकून से नहीं रह सकते। अंदर हमेशा एक खलिश उभरती रहेगी। ठीक है, मैं कब इनकार करती हूँ, लेकिन एक तजवीज़ और भी है मेरी। इरशाद इरशाद, तालूत बोला, और दरवाजे पर खड़ा मुलाजिम जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। जी सरकार। उसने तालूत के सामने आकर गर्दन झुका दी और तालूत चौंक कर उसे देखने लगा। क्या तकलीफ़ है भाई? उसने पूछा। तकलीफ़? मुलाजिम चौंक कर बोला, और फिर रूहानी आवाज़ में बोला, जी परसों से दांत में शदीद दर्द है, जान निकली जा रही है सरकार, रात भर सो नहीं सकता। कल डॉक्टर साहब के पास गया था, उन्होंने कहा कि दांत निकालना पड़ेगा। मुलाजिम बोला। मुंह खोलो, तालूत बोला, और नौकर ने बेख्तियार मुंह खोल दिया। तालूत ने चुटकी से उसका एक दांत पकड़ा और फिर उसकी पूरी बतीसी निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। इनमें से जिस दांत में दर्द हो रहा है उसे निकाल फेंको, बाकी मुंह में रख लो। लेकिन बतीसी देखकर मुलाजिम की बुरी हालत हो गई। दहशत ज़दा होकर रोने लगा। कभी वो बतीसी को देखता और कभी मुंह में उंगली घुमाकर अपने मसूड़ों को। उसके हलक से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बस अजीब अंदाज में मुंह फैला हुआ था जैसे रो रहा हो। अफशान, शकीला और मैं भी मुंह खोले उसे देख रहे थे। अबे अब क्यों खड़े हो, हमारे सर से जाओ, अपना काम करो। हाय सरकार, ये क्या हुआ, मैं तो मर गया। अरे सरकार, अभी 3 महीने पहले तो शादी हुई है। वो ससुरी पहले ही बूढ़ा बूढ़ा कहती है, अब तो फ़ौरन घर से भाग जाएगी। हाय सरकार, ये क्या हो गया? मुलाजिम अब आवाज़ से रोने लगा था। आसिम, इसे संभालो, अब बताओ मैं क्या करूं? तालूत ने कहा। क्या तुम्हारे दांत नकली थे? मैंने पूछा। नहीं सरकार, खुदा कसम सारे के सारे असली थे। हाय सरकार, मर गया। अबे असली के बच्चे, दर्द वाले दांत को निकाल फेंक और बाकी मुंह में रख ले। रो क्यों रहा है? तालूत चिल्लाकर बोला। मुलाजिम बेचारे की समझ में कोई बात ही नहीं आ रही थी। अब मैं तालूत की हरकत समझ गया। मैंने भी मुलाजिम को यही मशवरा दिया, लेकिन उस बेचारे की समझ में ही ये बात नहीं आ रही थी कि दांत बाहर कैसे निकल आए और कौन से दांत में दर्द है। दांत अंदर होते तो वो गौर भी कर सकता था। दांत मुंह में लगा लो, मैंने उसे मशवरा दिया, और बड़ी मुश्किल से मुलाजिम ने बतीसी मुंह में लगाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब क्या हाल है? दर्द फिर होने लगा है, वो बोला, और खींच खींच कर अपने दांतों को दोबारा निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब दांत टस से मस नहीं हो रहे थे। जाओ भाग जाओ, कल डॉक्टर के यहाँ से जाकर दांत निकलवा लेना, मैंने मुलाजिम से कहा, और हैरान व परेशान मुलाजिम बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अफशान और शकीला कह लगाने लगी। वह हंस हंस कर दोहरी हो गई थी। तुम्हें सूझी क्या थी? अच्छा खासा संजीदा माहौल ख़राब कर दिया, मैंने भी हंसते हुए कहा, और तालूत गुस्सीली नज़रों से मुझे देखने लगा। मुझे सूझी थी या उसे? आखिर वह दांत का दर्द लेकर मेरे पास क्यों आ गया था? वो झुल्लाते हुए अंदाज में बोला। गलत फहमी, तुमने आखिरी जुमले क्या कहे थे? मैंने हंसते हुए पूछा। अफशान भाभी की आवाज़ पर मैंने इरशाद इरशाद कहा था। उस बदनसीब का नाम भी इरशाद है। वो समझा शायद तुम उसे बुला रहे हो, इसलिए दौड़ता हुआ अंदर आ गया। और फिर दांत का दर्द ऐसी मनहूस चीज़ है कि इंसान उसकी तकलीफ़ में नीम पागल हो जाता है। तुमने उससे तकलीफ़ पूछी तो उसने तुम्हें अपनी तकलीफ़ बता दी, इसमें उसका क्या कसूर? मैंने हंसते हुए कहा, और तालूत बुरा समूह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगा। ला हौल वला कुव्वत, तुम्हारे मुलाजिम भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हैं, उसने कहा। अफशान और शकीला हंसते हंसते दोहरी हो गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा की कसम आदिल भाई, आप भी क़यामत की चीज़ हैं। अफशान ने हंसी रोककर बामुश्किल तमाम कहा। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ही कहते रहो, दूसरों को कोई कुछ नहीं कहेगा। तालूत जल कर बोला। छोड़ो इन बेकार बातों को, हमारे तुम्हारे दरमियान क्या बात हो रही थी? मैंने तालूत से कहा। मैंने कहा था ना कि हमारी एक शर्त है, अफशान बोली। अब मैं इरशाद विरशाद नहीं कहूँगा, वरना वो फिर आ जाएगा, तालूत ने कहा, और अफशान फिर हंस पड़ी। ठीक है ना कहिए, वैसे तजवीज़ ये है कि आप जो कुछ भी करेंगे हमें भी शरीक रखेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? तालूत ने चौंक कर पूछा, और शकीला खुशी से हंस पड़ी। वाह अफशान बहन, मेरे दिल की बात कही है तुमने। आखिर हम भी तो इंसान हैं। जब ये लोग इंसानी फलाह बहबूद के लिए अमल के रास्तों पर निकलेंगे तो हम घर में बैठकर क्या करेंगे? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, फजूल बातों के अलावा और कुछ भी आता है आपको? तालूत बोला। क्यों, इसमें फजूल बात कौन सी है? शकीला मुस्कुराकर उसे देखती हुई बोली। आप और सड़क गर्दी करेंगी, बाहर निकल कर लोगों के मसाइल मालूम करेंगी। नहीं, हम नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग जो कुछ कर रहे होंगे, अगर उसमें हमारी ज़रूरत पेश आ जाए तो हमें नज़रअंदाज ना करें। हाँ, यह ज़रा कायदे की बात है। क्यों आसिम, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर हम इन ख़वातीन से भी कोई काम ले लिया करें तो क्या हर्ज है? इस सूरत में तो कोई हर्ज नहीं। ये बात भी तय हो गई और हम लोग नाश्ते की मेज़ से उठ गए। गोया अब सारे मराहिल तय हो गए थे। वैसे मुझे भी तालूत से इख्तलाफ नहीं था, बल्कि दर हकीकत ज़िंदगी की इस मंजिल पर पहुंच जाने के बाद इंसान पर बहुत से फ़राइज़ आयद हो जाते हैं। बात सिर्फ सोचने की है। तालूत के सारे अगर किसी और के दिल में खुशियों के चिराग रोशन किया जाए तो इससे बड़ी इबादत और कोई नहीं। तालूत चूँकि अपना जानशीन मुकर्रर कर चुका था, इसलिए उसे अब कोई दूसरा काम नहीं था। चुनाचे हमने आवारा गर्दी का प्रोग्राम बनाया और थोड़ी देर के बाद अपने आलीशान मकान से निकल पड़े। हस्बे साबिक तालूत ने बदली हुई शक्ल इख्तियार कर ली थी, ताकि यकसां शक्लों के मालिक होने की वजह से हम लोगों की तवज्जो का मरकज़ न बन जाए। अलबत्ता लिबास हमारे जिस्मों पर उम्दा थे। रास्ते में तालूत को इसका ख्याल आया और वह चौंक पड़ा। मसाइल मच्छरों की तरह गुरुबत में परवरिश पाते हैं आरिफ, और हमारे लिबास हमें गरीबों के नज़दीक होने में दुश्वारी पैदा करेंगे। हाँ, ये तो दुरुस्त है। फिर
फिर क्या, अब ठीक है, तालूत ने कहा और अचानक ही मुझे भी अपने बदन पर तब्दीलियों का एहसास हो गया। मैंने चौंक कर अपने लिबास को देखा, मैली सी वो सीधा पतलून और वैसी ही वो शर्ट। तालूत का लिबास भी बदल गया था। शक्ल और सूरत से हम अच्छे खासे लफंगे मालूम हो रहे थे। मैंने एक ठंडी सांस भरी और फिर हम आगे बढ़ते रहे। हर शोबे ज़िंदगी के लोग नजर आ रहे थे और हम गहरी निगाहों से उनका जायजा ले रहे थे। दोपहर का वक्त था, कड़कती धूप पड़ रही थी, गर्मी से बुरा हाल था, लेकिन तालूत की मंतक पर अमल करना पड़ रहा था। उसका कहना था कि ऊंचे दीवानों में बैठकर मसाइल के हल नहीं तलाश किए जा सकते। आसमान की बुलंदियों पर बैठकर ज़मीन की पस्ती का जायजा लेने वाले पस्तियों के दुख नहीं समझ सकते। इस धूप और गर्मी की तपिश हमें हकीकत से रोशनास कराएगी, और बहरहाल मैं उससे मुत्तफिक था। चुनाचे हमने बूढ़े फारूक को देखा तो खुद ब खुद ठिठक गई। लकड़ी के एक ठीले पर कागज़ के बहुत सारे रिम चुने हुए थे और उन्हें खींच ले जाने वाला एक बारिश शख्स था, जिसके बदन पर बुनियान और तहमत के सिवा कुछ ना था। उसका पूरा बदन पसीने में तर था, लेकिन वो बड़ी जांफिशानी से इस वजनी बोझ को घसीट रहा था। इस शख्स की उम्र कितनी होगी? तालूत ने पूछा। 50 और 60 के दरमियान, मैंने जवाब दिया। क्या ये तहकीर इंसानियत नहीं है? क्या देखने वाले इस अशराफ को नहीं देख रहे, जो दरख्तों की छांव में हाँपने वाले कुत्तों से बदतर है? क्या इस इंसान पर जिंदगी तंग नहीं हो गई? तालूत ने उस शख्स के पीछे चलते हुए कहा। वाकई इस उम्र में ये मेहनत शदीद है, देखने वाले देख रहे हैं, लेकिन वो अपने जैसे से किस कदर लापरवाह हैं। क्या हुकूमत इस किस्म की बारबरदारी पर पाबंदी नहीं लगा सकती? लगा सकती है, लेकिन वो उन लोगों को रोज़गार कहाँ से मुहैया करे? फ़कीरों को देखो, क्या मज़े से भीख मांग कर ज़िंदगी गुजारती हैं। ऐसे जफाकश तो मुल्क व मिल्लत का वक़ार हैं। इन लोगों का सर्वे क्यों नहीं किया जाता? ऐसे जफाकश इंसानों की कदर क्यों नहीं की जाती? मुल्क के कोने कोने में गदागरी की प्लेग फैली हुई है। कहोलत और बेहयाई के ताउन के शिकार बच्चे, जवान बूढ़े मर्द और औरतें मकरू सूरतें लिए हर जगह हाथ फैलाए नजर आती हैं, और ये पेशा एक बाकायदा सनत इख्तियार कर गया है। इसके माहिरीन शर्मनाक जुराइम करते हैं, इंसानी अज़ा को इसलिए मफलूज कर देते हैं कि लोग तरस खाकर उन्हें भीख दें। वो हर जगह आज़ाद फिर रहे हैं, और ये लोग जो आज भी मेहनत का वक़ार कायम किए हुए हैं, लोगों की बेतवज्जही का शिकार हैं। क्या हुकूमत गदागरी को नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार नहीं दे सकती? क्या एक ऐसा शोबा नहीं तरतीब दिया जा सकता कि नौजवान फ़कीरों को उनकी इस्तात के मुताबिक मजदूरी मुहैया की जाए और उनकी आमदनी का एक हिस्सा ऐसे मोहताज खानों पर सरफ किया जाए जहां बिल्कुल ही नाकारा किस्म के फ़कीर रिहाइश इख्तियार करें? मेरा ख्याल है इस तरह मुल्क का एक बदनुमा असूल ख़त्म हो सकता है और सड़कों पर कोई फ़कीर नज़र नहीं आएगा। मैं इस जफाकश शख्स के बारे में बात कर रहा था। क्या इस जैसे इंसान को सोने के तराजू में नहीं तोला जाना चाहिए? क्या इसकी हिम्मत अफजाई के लिए हुकूमत कोई कदम नहीं उठा सकती? ठीक कहते हो तालूत, लेकिन ज़िंदगी के हर शोबे को हुकूमत ही के सुपुर्द तो नहीं किया जा सकता। हमारे अपने भी कुछ फ़राइज़ हैं। मेरे दोस्त, फ़राइज़ की अदायगी कौन करता है? भटके हुए लोग फ़राइज़ भूल चुके हैं। आज कुव्वत की ज़ुबान से समझाओ तो सब समझेंगे, समझने लगेंगे। अपने तौर पर इंसानी रिश्तों का कोई पास नहीं करता। हाँ, ये बात तो दुरुस्त है, मैंने किसी कदर शर्मिंदगी के एहसास से कहा। बात मेरे अपने वतन, मेरे मुल्क, मेरे अपने हम चश्मों की थी। मैं खुद भी तो उन्हीं में शामिल था। अगर आज मैं तालूत की आंख से ना देखता तो ये जफाकश शख्स मेरे लिए तो काबिल इतना ही ना था। तालूत और मैं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ठीले की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। तब वो एक बड़ी सी दुकान के सामने रुक गया। उसने अपनी जानवर वाली ड्यूटी ख़त्म की और शायद दुकान के मालिक के पास पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद कागज़ के रिम ठीले पर से उतारे गए और दुकान में मुंतकिल कर दिए गए, और फिर दुकान के मालिक ने चंद पैसे उस आदमी की तरफ बढ़ा दिए और उसने ठीला उठा लिया। तब मैं और तालूत उसके पास पहुंच गए। हमने उसे सलाम किया और बूढ़ा रुक कर पेशानी से पसीना पहुंचने लगा। वालेकुम अस्सलाम, उसने जवाब दिया और सवालिया नज़रों से हम दोनों की जानिब देखने लगा। उसकी निगाहों में कोई ऐसी बात थी जिसने हम दोनों को चौंका दिया। क्या नाम है तुम्हारा बाबा? तालूत ने सवाल किया। फ़ारूक अहमद। क्यों, खैरियत? उसके लहजे में बड़ी पुख्तगी और बड़ी शाइस्तगी थी। कोई ख़ास बात नहीं है। हम सोच रहे थे कि इतनी शदीद धूप में तुम इतनी मेहनत का काम कर रहे हो। कैसा लग रहा हूँ तुम्हें? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। अफसोस हो रहा है, तुम्हारी उम्र इस काबिल नहीं है। आम नौजवानों की तरह बेवकूफ़ हो, ये बात जहन से निकाल दो। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, अपनी खुशी से सब कुछ कर रहा हूँ। मुल्क तामीर करना है तो जफाकशी सीखो। तुम्हारी मेहनत का ये लम्हा मुल्क की तकदीर में रोशनी का अमीन है। मेहनत वतन की अमानत है। ज़मीन को खिराज अदा करना चाहते हो तो मेहनत करो। मुझे अपने पसीने के हर कतरे पर फ़ख्र है। फ़ख्र व तमानियत की दौलत ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुकून है बच्चों। हम दोनों हैरत से उसे देख रहे थे। बूढ़ा पढ़ा लिखा मालूम हो रहा था, लेकिन उसकी ये कैफियत ताजुब खेज थी। तालीम याफ्ता हो बाबा? हाँ, मामूली सी तालीम है, लेकिन मुझे ताजुब कि तुम मुझ में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हो। मेहनत हमारा भी आइडियल है, मैंने कहा। कोई जमात बनाई है? मगर माफ़ करना बच्चों, मुझे तुमसे इख्तलाफ है। तुम लोग किताबी हो, खुद नुमाई के शौकीन। तंजीमें बनती हैं, जमातें तरतीब दी जाती हैं, ओहदे हासिल किए जाते हैं, और फिर अखबारात की तस्वीर और चंद खबरों से बात आगे नहीं बढ़ती। यूँ लगता है जैसे ये सारी मेहनत सिर्फ अखबारात तक रसाई हासिल करने के लिए की जाती हो।
बस चंद तस्वीरें छप गईं और बात ख़त्म। अगर मेहनत तुम्हारा आइडियल है तो मुझे बताओ नौजवानों कि कितनी जमातें सरगर्मे कार हैं, क्या कर रही हैं वो? हमारा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है फारूक बाबा, तालूत ने कहा। फिर तरस आ गया होगा मुझ पर, ऐसी धूप में मैं किसी गधे की तरह मेहनत कर रहा हूँ। क्यों, है ना यही बात? लेकिन साहिबजादे, ये खुद ही की तश्कील है। मैं अपनी ज़ात में तारीख लिख रहा हूँ। आप बाबा हमें कुछ वक्त दे दें, मैंने पूछा। 3 फेरे करने हैं अभी, शाम को 5 बजे वक्त मिल सकता है। कागज़ के 120 रिम थे, 30-30 रिम करके ला रहा हूँ, जल्दी पहुँचाना है। सुजुकी ट्रक वाले ने 50 रुपये मांगे थे, मैंने 30 में सौदा कर लिया। 5 बजे काम ख़त्म कर देते हो बाबा? हाँ ठीक 5 बजे, क्योंकि 6 बजे घर पहुँच जाना होता है। मगर ये नहीं बताओगे कि तुम मेरी ज़ात में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? कहा ना फारूक बाबा, मेहनत हमारा भी आइडियल है। तो 5 बजे हम कहाँ मिल जाएं? यहीं कागजी बाजार के कोने पर। आप हमारे इंतज़ार करेंगे? हाँ, मैंने तुम्हें दावत दी है तो ज़रूर इंतज़ार करूँगा। इंसानियत के चंद ही असूल तो ऐसे हैं जो बगैर किसी वक्त के पूरे किए जा सकते हैं। इंसान उनसे भी मुंह मोड़ ले तो फिर खुद को क्या कहे, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तब ठीक है, खुदा हाफिज़, तालूत बोला। और बूढ़े ने भी खुदा हाफिज़ कहा। वो तेज़ी से आगे बढ़ गया। उसकी मुस्तादी काबिल-ए-दाद थी। हम दोनों देर तक खड़े उसे देखते रहे। फिर तालूत ने गहरी सांस ली। ज़रा सी देर भी नहीं लगी आरिफ, हमें एक दुखों का पहाड़ मिल गया। तुमने उसके अज़म के पीछे कराहता हुआ बुढ़ापा देखा था? मैं नहीं समझा। कर्ब की एक लकीर बार बार उसकी पेशानी पर उभर आती थी, लेकिन वह इस लकीर को छुपाने में महारत रखता था। मैंने अच्छी तरह महसूस किया था, तालूत ने जवाब दिया। यकीनन ऐसी ही बात होगी। ये उम्र इस मेहनत की नहीं है। और फिर हैरत की बात यह है कि वो तालीम याफ्ता है। हाँ, खासी शशदर गुफ्तगू थी। क्या ख्याल है फिर? हम किसी खास हद तक महदूद नहीं हैं आरिफ। हम तो दुखों के समुंदर में किसी तिनके को ही सहारा दे सकते हैं। मेरा ख्याल है कि काम शुरू कर दिया जाए। फारूक बाबा हमारे म्यार पर पूरा उतरता है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मैंने तालूत से इत्तफाक किया। फिर हमने आपस में तय किया कि फारूक बाबा के लिए काम करने से कबल अपने लिए कोई रहायशगाह बना ली जाए, ताकि किसी अजनबी हैसियत के लोगों से रूशनास होने में दिक्कत न पेश आए। और इसके लिए हमने 2 होटलों का इंतखाब किया। एक होटल तो निहायत आला दर्जे का था और दूसरा दरमियाने दर्जे का। हंगामी सूरत हाल के लिए हमने 2 जगह बंदोबस्त किया। 4:30 बजे तक हम होटल में रहे। जिस लिबास में हम थे उसकी वजह से दरमियानी होटल में ही क्याम रखा था। बहरहाल हम कागजी बाजार के चौक पर पहुंच गए। अभी 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे। फारूक बाबा मौजूद था। हमें देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, 5 बज गए बच्चों? 10 मिनट बाकी हैं बाबा, तालूत ने जवाब दिया। अब तो कोई मजदूरी कर भी नहीं सकता। वैसे भी खुदा का शुक्र है 55 रुपये कमाए हैं। अल्लाह बड़ा कारसाज है। आओ ज़रा इस गली में चलकर ठीला खड़ा कर दूं, उसने कहा और ठीला धकेलता हुआ सामने वाली गली की तरफ चल पड़ा। एक बिल्डिंग के निचले हिस्से में उसने ठीला खड़ा किया और फिर एक दरवाजे में दाखिल हो गया। हम दोनों उसका इंतजार करते रहे। तकरीबन 15 मिनट में उसकी वापसी हुई, लेकिन वापसी पर हम उसे पहचान भी ना सके। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पाजामा, स्लेटी रंग की शेरवानी, आंखों पर चश्मा और सर पर जिनाह कैप। शख्सियत ही बदल गई थी। हम मुँह फाड़े उसे देखते रहे और वह मुस्कुराने लगा। मेरा बहरूप देख रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी तो शख्सियत ही बदल गई बाबा। खुदा की कसम, इसमें कोई हीला साजी नहीं है, बस हालात ने इसके लिए मजबूर किया है। ज़ाहिर सुलिये में मजदूरी करूंगा तो लोग तमाशा बना लेंगे। कुछ लोग सफ़ेद पोशी पर तरस खाते हुए भीख देने की कोशिश भी करेंगे, और खुदा के सिवा किसी दूसरे के सामने फैलने वाला हाथ काट दिए जाने के काबिल होता है। आखिर में उसकी आवाज़ में एक जलाल सा पैदा हो गया और हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम सैर ज़्यादा से फारूक बाबा को देख रहे थे। इन जैसे इंसान कम ही मिलते हैं। इन्होंने अपनी ज़ात में इंसान को जिंदा रखा था। अब मुझे बताओ, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। हम आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं फारूक बाबा। हरचंद के मैं अपनी ज़ात में तुम्हारी दिलचस्पी की वजह नहीं दरियाफ्त कर सका, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। क्यों ना तुम एक एक प्याली मेरे घर पर मेरे साथ पियो। मेरा मकान इस काबिल नहीं है कि मैं फ़ख्र से वहाँ किसी को अपने साथ ले जा सकूँ, लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है मेरी तरफ से पेश है। तो फिर चलिए फारूक बाबा, तालूत ने कहा और बुजुर्ग ने गर्दन हिला दी। फिर वो बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। बस का सफ़र भी ख़राब था। काफ़ी अरसा के बाद फिर इस जद्दोजहद की ज़िंदगी को एक झलक देखने का मौका मिला। ताहम सफ़र किया गया और फिर एक जगह हम तीनों उतर गए। हमारे टिकट फारूक बाबा ने खुद दिए थे और हमने उनकी इस बर्तरी को मजरू नहीं किया। दिलचस्प बात यह है कि ना तो मैंने अभी तक अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के नाम पूछे और ना ही बताने की जहमत की गई। फारूक बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह वाकई, मेरा नाम आसिम है फारूक बाबा, और याद लें तुम दोनों दोस्त हो, अजीज़ हो या आपस में भाई हो। हम गहरे दोस्त हैं। अंदाज़ा होता है क्या करते हो? बस बाबा, आवारागर्दी। इंसान को पढ़ना हमारी हॉबी है और यह शौक़ जुनून की हद तक है। ज़रिए मुआश क्या है? वालिदैन का छोड़ा हुआ तरका, जो इतना है कि हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है, मैंने जवाब दिया। लेकिन क्या ज़िंदगी इत्मीनान बख्श है? क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि वो तरका तुम्हारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा? हाँ बाबा, सूरत हाल इत्मीनान बख्श ही है। बहरहाल तुम्हारा ज़ाती मामला है, लेकिन मेरा ख्याल है बच्चों की जवानी एक अमानत होती है। अपनी ज़ात के लिए ना सही, दूसरों के लिए, मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। सिर्फ अपने शौक़ की तकमील की बात तो ना हुई।
छोटे मोटे कारोबार करते रहते हैं बाबा। मेरे लिए किसी कदर पुरस्कार हो। बहरहाल घर तक चलते हुए चंद बातें सुन लो। ये सामने जो इलाका पसमानदा लोगों का इलाका है। गुर्बत जहन में एक जिद पैदा कर देती है। यहाँ के लोग अफलास के शिकार हैं। इनकी ज़ाती ज़िंदगी कुछ नहीं है, इसलिए बेकारी के औकात वो जहनी झुंझलाहट में गुजारते हैं। एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और मैं भी उनका शिकार हूँ। लेकिन ये सारी बातें ज़िंदगी के मामूल से अलग नहीं हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात? हाँ बाबा, आप फिक्र न करें। अलबत्ता अगर हमारा जाना मुनासिब ना हो और आप किसी उलझन का शिकार हों तो तकल्लुफ़ ना करें। बाखुदा ऐसी बात नहीं। अलबत्ता तुम्हें मेरे लिए एक झूठ बोलना होगा। फारूक बाबा मुस्कुराते हुए बोले। झूठ? फरमाइए, मैंने पूछा। तफसील मैं तुम्हें बता दूंगा। घर के लोगों से मैं कहूँगा कि तुम मेरे दफ्तर के साथी हो। अगर तुमसे कोई तस्दीक की जाए तो। फारूक बाबा खामोश हो गए। हम दोनों मान गए। चंद साथ के बाद हम एक पतली सी गली में दाखिल हुए। गली में इक्का दुक्का दुकानें नजर आ रही थी। कुछ जगहों पर घरों से निकलने वाला गंदा पानी बह रहा था। गंदी सी बस्ती थी जिसे अगर यहाँ के मकीन चाहते तो साफ सुथरा भी रख सकते थे। लेकिन गुर्बत बहुत सी झुंझलाहटों को जन्म देती है। इंसान अपने कुर्ब जवार की चीज़ों से बेबहरा भी हो जाता है। चुनाचे यहाँ के लोग सफाई जैसी चीज़ को अहमियत नहीं देते थे। हम लोग गंदगी से बचते हुए बिलाखिर एक मकान के दरवाजे तक पहुँच गए जिस पर पर्दा लटका हुआ था। करीब एक छोटा सा मैदान भी था जिसमें चंद गंदे बच्चे खेल रहे थे। फारूक बाबा ने पर्दा हटाकर दरवाजे की जंजीर बजाई और फिर अंदर दाखिल हो गए। मैं और तालूत बाहर खड़े हुए थे। चंद ही साथ के बाद फारूक बाबा बाहर आए और पर्दा हटाकर बोले, अंदर आ जाओ। और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दाहिने हाथ पर एक कमरे का दरवाज़ा था। फारूक बाबा हमें उसी दरवाजे में लिए दाखिल हो गए। छोटा सा लेकिन साफ सुथरा कमरा था। एक तरफ एक चारपाई पड़ी थी जिस पर दरी और सफ़ेद चादर बिछी थी। दूसरी तरफ 4 कुर्सियां रखी हुई थी। उनके पास एक मेज़ भी थी। दीवारें साफ सुथरी और कलई ज़्यादा थीं। फारूक बाबा ने हमें बैठने को कहा और बोले, चंद साथ की इजाज़त दो तो अंदर जाकर लिबास वगैरह बदल लूँ। ज़रूर ज़रूर, तालूत बोला और फारूक बाबा बाहर निकल गए। फिर जब वापस आए तो उनके साथ 11-12 साल का एक लड़का भी था। ये मेरा सबसे छोटा बेटा मतीन है। उन्होंने कहा। बच्चे ने अदब से सलाम किया। मतीन मियाँ पढ़ते हैं बाबा? मैंने पूछा। हाँ, 8वीं क्लास में है और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होते हैं। इनके अलावा मेरी 2 बच्चियाँ और भी हैं। माशाल्लाह बड़ी होशियार हैं। बेगम है और इन चंद अफराद पर हमारा ख़ानदान मुश्तमिल है। जाइए मतीन मियाँ, चाय वगैरह का बंदोबस्त कराइए। फारूक बाबा ने लड़के से कहा और वो चला गया। फिर फारूक बाबा हमारे सामने बैठ गए। तो यह है हमारी कायनात, लेकिन अजीबोगरीब हालात में घिरी हुई। मैं गवर्नमेंट के एक महकमे में काम करता था, क्लर्क था वहाँ, और 55 साल तक क्लर्की ही करता रहा। मखसूस आमदनी में एक ये छोटा सा मकान और बच्चों के लिए थोड़ा सा जहेज जमा करने के सिवा और कुछ ना कर सका और रिटायर हो गया। लेकिन मौजूदा हालात इस कदर होशरुबा हैं कि अगर इंसान मुस्तकबिल के बारे में सोचने बैठ जाए तो खौफ से सांस रुक जाए। हर जगह हर कदम पर एक खौफ दामनगीर है। जो अपने नजर आते हैं अंदर से इतने बेगाने हैं कि तसव्वुर मुश्किल है। बच्चियों का मामला ले लो, इनकी शादी की फिक्र है क्योंकि ख़ानदान मेरा नहीं है, इसलिए ख्वाहिश है कि इन्हें भी किसी बेहतर जगह बहाया जाए। रिश्ते आते हैं तो हाथ में तराजू होती है, क्या दोगे क्या लोगे, सौदे होते हैं। कैसी अजीब है यह सौदाकारी। हर लड़की का बाप यही सोचता है। चुनाचे रिटायर्ड होने के बाद खुद को तोला। ज़ाहिर इस तरह ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। पेंशन तो एक मजाक है। अहले इक़्तिदार ज़माने के फितना साजी से वाकिफ़ हैं, लेकिन पेंशन के नाम पर नमक का एक डला पकड़ा देते हैं। जाओ खाओ ओढ़ो बिछाओ। बहरहाल ये मामलात हैं। दफ्तरों के चक्कर काटे, नौकरियां तलाश की, उम्र ज़ाया हुई, कोई भी तजर्बे का कायल नहीं। बस मजबूत हाथ दरकार होते हैं। और फिर तनख्वाह क्या, 200 रुपये, 250 रुपये। चुनाचे मैंने एक फ़ैसला किया, मजदूर तबका अगर मेहनत से काम करे तो उसके लिए मौक़े हैं। चुनाचे चोला बदल लिया, जवानी को आवाज़ दी और इसके नतीजे में अब 1100-1200 रुपये कमा लेता हूँ। लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल भी सामने है, इसलिए खुद को छुपाए हुए हूँ। तो क्या आपके घर के लोगों को? तालूत ने कहा। हाँ, वो हकीकत से लाइलम है। क्या मतलब? मैंने उनसे कह रखा है कि मैं एक दफ्तर में मुलाजमत करता हूँ। अब देखो ना आदिल मियाँ, दफ्तर की मुलाजमत 200 रुपये की होगी। सुबह 9 बजे जाओ, शाम 5 बजे वापस आओ, और महीने की पहली तारीख को 200 रुपये। तुम खुद सोचो, 200 रुपये क्या इस वक्त एक इंसानी वजूद का मजाक नहीं है? इससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता था। मैंने ये ठीला खरीदा और उस बिल्डिंग में रहने वाले एक फ़र्द से 50 रुपये माहवार पर इसे खड़ा करने के लिए जगह मांगी। वो छोटा सा मकान जिसमें मैंने जाकर लिबास तब्दील किया मेरी इज्जत की पनाह है। वहाँ जाकर मैं अपना ये लिबास उतार देता हूँ और वो लिबास पहन लेता हूँ जिसे पहनकर लोग मेरी ज़ात का तसव्वुर तक ना कर सकें। फिर जब मैं वापस आता हूँ तो दफ्तर का एक बाबू बनकर, ताकि मेरे अहले खाना मेरी हैसियत से वाकिफ़ ना हो सकें। सबसे बड़ी बचत यह है कि मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है और वो बाज़ारों में जाकर अपने बाप की हैयत नहीं देख सकता। बाकी अजीज़ तो तुम यकीन करो आदिल मियाँ, बड़े बड़े लतीफ़े होते हैं। बाज़ अजीज़ों ने मुझे देखा लेकिन पहचान ना सके। वो मेरे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते थे। बाबा हंस पड़े, लेकिन हम दोनों अकीदत की निगाह से उन्हें देख रहे थे। और ये सब कुछ आपने इसलिए किया है कि बाबा,
आपकी बच्चियों को एक बेहतर मुस्तकबिल मिल सके। जाहिर है मेरा बेटा है, अभी उम्र की इस मंजिल में है कि उसे मेरी कुव्वत दरकार है। मुझे भी कम से कम 10 साल तक मज़ीद मेहनत करना है और इन 10 सालों में इंशाल्लाह मैं अपनी बच्चियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सकूँगा। और फिर मेरा बेटा जवान हो जाएगा, मैं उस दिन अपने बदन को लागिर महसूस करूँगा। मेरे बच्चों, जिस दिन मेरे बेटे की उम्र 21 साल हो जाएगी, उस वक्त तक मैं जवान हूँ और मुझे जवान रहना है। फारूक बाबा के लहजे में एक अज़म था, एक ऐसा एहसास जिसे महसूस करके हम लोगों को उनसे अकीदत महसूस हुई। हमारी निगाहों में तहसीन के आसार थे। फारूक बाबा ने हमारी शक्ल देखी और मुस्कुराकर बोले, तुम लोग मेरी इस हिम्मत से बहुत मुतासिर हुए हो। यकीन करो ऐसी बात नहीं है। मैं भी उम्र की इन कमज़ोरियों से आशना हूँ जो इंसान को लाहिक हो जाती हैं। रात मेरे लिए कराहें और तकलीफ़ें लाती है, मगर मैं उन कराहों को बुलंद नहीं होने देता ताकि मेरे अहले खानों को तकलीफ़ ना हो। मैं उन कराहों को अपने सीने में ही घोंट कर रह जाता हूँ और बाहर सूरत ये मेरा अपना मामला है। मैं किसी की हमदर्दी का भी तालिब नहीं हूँ। फारूक बाबा ने कहा, आप बेशक एक आइडियल हैं फारूक बाबा। अरे छोड़ो, मेरे जैसे बेशुमार आइडियल सड़कों पर मारे मारे फिरते मिलेंगे बेचारे। किस किस को अपना आइडियल बनाओगे? जिस शख्स को सुकून के चंद लम्हात मुयस्सर हैं, यूं समझ लो कि वो खुदा के यहाँ से अपनी किस्मत अनोखी लिखवा कर लाया है, वरना इस दौर में सुकून का कहीं नामो निशान नहीं। शदीद मेहनत के बावजूद मसाइल पीछा नहीं छोड़ते। कोई और मसला है बाबा? हाँ, मसाइल तो होते हैं, उनसे निमटना भी इंसानी ज़िंदगी ही है। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आगे ना उस बात पर। नहीं बेटा, मुझे मदद नहीं चाहिए। मदद अगर मिल गई तो यकीन करो बकिया ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? इसलिए कि फिर एज़ा दूसरों के आदी हो जाएंगे, फिर एज़ा मदद की तलब करेंगे और मैं किसी काबिल नहीं रहूँगा। मैंने अपनी ज़ात में चंद सतून तामीर किए हैं, उन सतूनों को बरकरार रखना मेरा अपना काम है। मुझे इस सिलसिले में किसी की मदद दरकार नहीं है, बस तुम लोग मोहब्बत से मिल गए, यही बड़ी बात है। हाँ, ये सच सच बताओ कि तुम लोग मेरी जानिब क्यों रागिब हुए थे? अगर अभी नहीं बताओगे तो मुझे अफसोस होगा। बाबा, इसमें शक नहीं है कि आप ये बात इसी अंदाज में सोच सकते हैं, लेकिन आप भरोसा करें, हमें सिर्फ आपकी मेहनत का ज़िंदगी पसंद आई थी। हमने सोचा था कि इस उम्र में भी कोई शख्स इस कदर शदीद मेहनत कर सकता है, और जब आपकी शख्सियत में ये अजीबोगरीब पहलू नजर आया तो हम बहुत हैरान हुए। इससे ज़्यादा हमारे जहन में और कोई बात नहीं। खूब दिलचस्प बात है। कहाँ रहते हो तुम लोग? बस फिलहाल तो एक होटल में। क्या मैंने उस दरमियाने दर्जे के होटल का नाम बता दिया जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे। क्या कहीं बाहर से आए हो? बस बाबा, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी ज़िंदगी भी बस यूं ही सी है, आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए मकान बनाने का ख्याल ही जहन में नहीं आया। होटलों में ही बसर होती है, मैंने जवाब दिया। बड़े अखराजात होते होंगे। जो कुछ पड़ा हुआ है वो इतना है कि ख़त्म होना मुश्किल है, इसलिए कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तालूत बोला, तुम अपने बारे में बेहतर तौर से जानते होगे, लेकिन एक बुजुर्ग और ज़माना शनास होने के नाते से कह रहा हूँ कि जवानी को एक हवा समझो, जब तक चल रही है, बंद हो गई तो उसे दोबारा चलाना तुम्हारे बस की बात ना होगी। इसलिए बचत करो, ज़िंदगी का एक असूल बनाओ और उस पर अमल करो। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, जो कुछ है उससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। मेरी मानो तो अपना कोई घर बनाओ। एक शर्त पर बाबा। तालूत मुस्कुराकर बोला, शर्त? फारूक बाबा मुस्कुराकर बोले, हाँ, आपका क्या ख्याल है? क्या अजनबी होना बहुत बुरी बात है? हम आप लोगों के लिए अजनबी थे, अब नहीं है। अगर आप इंसानियत के रिश्तों के कायल हैं तो हम बिगड़े हुओं को संभाल लें। खुदा की कसम, खुलूस दिल से तैयार हूँ। फारूक बाबा फौरन बोले, सोच लें फारूक बाबा। अरे सोचना क्या है, पूरी ज़िंदगी एक दिलचस्प तमाशा है। सड़कों पर ट्रैफिक के दरमियान ठीला घसीटता हूँ और तेज़ रफ्तारी के रहमो करम पर होता हूँ। अगर कभी किसी का ब्रेक लगाने का मूड ना बना तो सड़क रंगीन हो जाएगी और कहानी ख़त्म हो जाएगी। इससे नापायदार ज़िंदगी के लिए सोचना समझना क्या। हम मशीनों की हैसियत रखते हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, जिस दिन बंद हो गए तो बस। तो हमारी मदद के लिए तैयार हैं? हाँ, बेलौस बेगर्जी से। ठीक है, तो अब हम आपको फारूक चचा कहेंगे। ज़रूर, मुझे खुशी होगी। हम अपने मसाइल आपके सामने पेश कर देंगे, उसके बाद आप हमारे सिलसिले में जो भी मशवरा दें तुम्हें मंजूर होगा। हाँ, बखुशी। बस तो ठीक है, शाम को 6 बजे मैं घर पहुंच जाता हूँ और इसके बाद घर पर ही रहता हूँ। घर से बाहर का माहौल बेहद ख़राब है, ख़ास तौर से इसलिए कि मैं 2 जवान बच्चियों का बाप हूँ। जवान बेटियों का बाप होना भी अजीब मसला है। इंसान लातादाद परेशानियों में घिर जाता है। फारूक बाबा के चेहरे पर एक शिकन सी उभरी और मफकूद हो गई। उसी वक्त बच्चा चाय ले आया। साफ सुथरी प्यालियों में चाय थी और एक प्लेट में बिस्किट रखे हुए थे। बेतकल्लुफ़ी से अपने खुलूस का इजहार करो, मैं भी भूखा हूँ। फारूक बाबा ने प्लेट हमारे सामने खिसकाते हुए कहा, और हमने वाकई तकल्लुफ़ नहीं किया। चाय पीने के बाद भी हम देर तक उनके सामने बैठे रहे और फिर हमने इजाज़त तलब की और उठ खड़े हुए। तो फिर कब मुलाकात होगी? कल चचा। किस वक्त? 7 बजे। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा। फारूक बाबा हमें दरवाजे तक छोड़ने आए थे और हम उन्हें खुदाफिज कहकर वहाँ से आगे बढ़े। गंदी गली को अबूर करके हम बाहर निकले ही थे कि एक दुबला पतला इंसान तहमद बांधे और कमीज़ पहने हमारे सामने पहुँच गया। ज़रा रुको उस्ताद, उसने भारी लहजे में कहा, और हम चौंक कर उसे देखने लगे। वो हमारे बिल्कुल नज़दीक पहुँच गया। अमानत दादा ने बुलाया है तुम्हें।
किसने? तालूत ने पूछा। अमानत दादा ने। कौन अमानत दादा? तालूत नाक चढ़ाकर बोला। लो, अमानत दादा को नहीं जानते? दादू के गिरोह से हैं। इस मोहल्ले पर उनकी हुकूमत है। ओह, तो वो इस मोहल्ले के हुक्मरान हैं? दूर दूर तक मशहूर हैं। उनके चाकू का फल लाखों बार रंगीन हो चुका है। चलो जल्दी चलो, वो नाराज ना हो जाए। तालूत मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मैं भी मुस्कुरा रहा था। मगर उन्होंने हमें क्यों बुलाया? सवाल जवाब उन्हीं से करना। जल्दी चलो। चलो ठीक है, आओ। कहाँ है उनका मकान? तालूत बोला। मैंने उसके लहजे में वही खलंडरापन महसूस किया था जो अमूमन खतरनाक मौक़ों पर पैदा हो जाता था। हम दोनों उसके साथ चल पड़े। बस्ती के कोने के मकान के सामने पहुंचकर हम रुक गए। दरवाजे के सामने एक तख्त पड़ा था जिस पर 2-3 मुस्टंडे बैठे चरस के दम लगा रहे थे। फिजा में चरस का धुआं फैला हुआ था। अंदर आ जाओ, दुबले पतले आदमी ने कहा और हमारे लिए पर्दा हटा दिया। पर्दे की दूसरी तरफ एक छोटा सा सहन और उसके बाद चौड़ा दालान था। इस दालान में कुर्सियां बिछी हुई थीं और इन्हीं में से एक कुर्सी पर बड़ी मूंछों और सुरख आंखों वाला जवान आदमी बैठा हुआ था जिसकी उंगलियों में सिगरेट दबी हुई थी। गले में बड़ा सा तावीज़ पड़ा हुआ था। कीमती सिल्क का कुर्ता और रंगीन तहमद बांधे हुए था। उसने चुटकी बजाकर सिगरेट की राख झाड़ी और खूनी आंखों से हमारी तरफ देखा। बैठ जाओ बाबू। तुम अमानत हो? तालूत ने पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। तुम बैठो तो माशूक, बैठ जाओ, वो घटिया से लहजे में बोला। क्या बात है, क्यों बुलाया था हम लोगों को? काम था जानी, मगर बैठो तो सही। ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे? अबे डाकरे, जा ठंडा बोतल। अच्छा दादा, दुबले पतले आदमी ने कहा और बाहर की तरफ मुड़ा। नहीं, हम कुछ नहीं पियेंगे और ज़्यादा देर बैठेंगे भी नहीं। काम है हमें। तुम मतलब की बात करो अमानत। चल बे डाकरे, दफ़ा हो जाओ। काम की बात करने दे साहब लोगों से। हाँ तो दोस्तों, फारूक बाबा के घर से आए हो? हाँ। नए नए देखे गए हो, कैसे जान पहचाने? तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो अमानत? जवाब दो माशूक, सवाल मत करो। अमानत सवाल का कायल नहीं है। सवाल का हक मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। तुम्हें फारूक बाबा के घर आने वालों से क्या दिलचस्पी है अमानत? तुमने मेरी बात पर गौर नहीं किया कलेजे। तुम फारूक बाबा के कौन हो? अमानत ने खुरदरे लहजे में कहा। उठो आसिम, ये पागल मालूम होता है, तालूत ने कहा और हम दोनों खड़े हो गए। अमानत की आंखें खून की तरह सुर्ख हो गई थी, लेकिन वह फिर मुस्कुराने लगा। बैठो बैठो, इस बदतमीजी के बावजूद मैं तुमसे दोस्ताना अंदाज में ही बात करना चाहता हूँ। दरअसल फारूक बाबा की बेटी नईमा अपनी माशूक है। दिल रखते हैं उस पर कई साल से, शादी करना चाहते हैं उससे, मगर बुढ़ा खबीज पागल है। रिश्ता भेजा तो जन्नत भी को डांट कर भगा दिया। फिर ससुराल का मामला है, हमने बर्दाश्त किया है और गौर कर रहे हैं कि क्या करें। बात खराब नहीं करना चाहते, वरना 2 मिनट में नईमा यहाँ पहुँच जाए। लेकिन बीवी के मामले में आदमी इज्जतदार ही रहना चाहता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? तो ये बात है, तालूत ने गर्दन हिलाई। मुझे मालूम है कि बड़े मियाँ लौंडियों के लिए रिश्तों की तलाश में है, मगर छोटी की कोई बात नहीं है। अलबत्ता नईमा के लिए अगर कोई आया तो जान खो बैठेगा। अमानत ने सिगरेट के कई गहरे गहरे कश लिए। मगर हम रिश्ते के लिए नहीं आए थे अमानत। अगर ये बात है जानू, तो अमानत तुम्हारा यार है, कोई झगड़ा ही नहीं है। फिर तुम क्यों आए थे? हम फारूक साहब के दफ्तर में ही काम करते हैं। तब तो तुम लोग अपने बुजुर्ग ही हो यारो, आओ दोस्ती कर लें। तुम मेरे काम आ सकते हो। नाम क्या है तुम दोनों का? आसिम और आदिल। अमानत का काम कर दो आदिल भैया, जिंदगी भर एहसान मानूंगा। बस वो लौंडिया दिल को ऐसी भाग गई है कि निकालने नहीं निकलती। फारूक साहब की दूसरी लड़की का क्या नाम है? फरजाना। तुम नहीं जानते? नहीं, दोनों हसीन है, पर अपुन नईमा से इश्क करते हैं, अमानत बोला। और वो? अरे उस जालिम को मालूम नहीं, उसने देखा ही नहीं अपुन को। घर से निकलते ही कहाँ है? बुढ़ा सांप बना बैठा है अरमानों पर। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारा क्या कारोबार है अमानत? तालूत ने पूछा और अमानत हंसने लगा। कारोबार? चरस का ठेका है, भट्टी चलती है, तंबोले चलते हैं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। जानू, ऐश करेगी नहीं माँ, ऐश। तुम बाबा को समझाओ। तुमने रिश्ता भेजा फारूक बाबा को? जन्नत गई थी एक बार, मगर बड़े मियाँ ने जूता उठा लिया था उस पर। कोई और होता तो टांगे तोड़ देता उसकी। मैं ये सोचकर रुक गया कि अपनी नईमा के दिल को तकलीफ पहुंचेगी, मगर जानू, हमारे अलावा कौन माई का लाल उससे शादी करेगा? 2 रिश्ते आ चुके हैं नईमा के लिए, पर हमने उन्हें समझा दिया कि जान बड़ी प्यारी चीज़ होती है। क्या तुम इस काबिल हो अमानत के कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी तुम्हें दे दे? तालूत ने पूछा। लाखों में एक हैं जानू, हमसा निकाल कर दिखा दो कोई। तुम फारूक बाबा को समझाओ, दूसरी बेटी और बेटे की जिंदगी बन जाएगी, ऐश करेंगे सबके सब। ठीक है, हम कल फारूक बाबा से बात करेंगे, तालूत बोला और उठ खड़ा हुआ। अमानत की बातें खिल गई थीं। वादा रहा? हाँ अमानत। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि फारूक बाबा क्या जवाब देते हैं। मैं और तालूत बाहर निकल आए और थोड़ी देर के बाद हम अपने होटल में थे। तालूत ने एक मशरूब के सिप लेते हुए कहा, तो ये है फारूक बाबा की कहानी। मुख्तसर सी है, लेकिन सूरत हाल यूँ है कि वह जफाकश शख्स अपनी बेटियों और बेटे के मुस्तकबिल की तामीर में मसरूफ़ है, लेकिन इसके बावजूद चंद परेशानियों का शिकार भी है, जैसे अमानत। तुमने बड़े सब्र से काम लिया तालूत। ज़रूरी है, इससे शोहरत मुनासिब नहीं। थोड़ा सा वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे बड़े मियाँ भी खुद ही के शिकार हैं यार, बाज़ औक़ात तो इन खुददार लोगों से जान जलती है।
मौत की दहलीज पर खड़े होंगे मगर नहीं नहीं करते रहेंगे। क्या तुम्हें उनमें ज़िंदगी का असल रूप नहीं नजर आता? मैंने कहा। वो तो ठीक है मगर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े मियाँ ने अपने मसाइल में बखुशी इजाफा कर दिया और हमें सुधारने के जतन में लग गए। बहरहाल काबिल एहतराम शख्सियत है। मगर मेरे जहन में एक ख्याल और भी आया है तालूत। वो क्या? फारूक बाबा की निगाहों में हमें देखकर उम्मीदों के चिराग न जल उठे हों। उन्हें इन लाइनों पर सोचने से बाज रखना होगा। ये तो तय हो चुका है कि उनके लिए काम करने फिर क्या फिक्र है। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा, तालूत पुरख्याल अंदाज में बोला। और हम दोनों अपने अपने तौर पर सोचने लगे। दूसरे दिन हस्बे वादा हम फारूक बाबा के मकान पर पहुंच गए। जिस वक्त हम गली में दाखिल होने वाले थे तो अमानत नजर आया। तेज तेज कदमों से चलता वो सीधा हमारे नज़दीक पहुंच गया। तुम्हारे इंतज़ार कर रहा था। जा रहे हो ना? हाँ। ज़रा ख्याल रखना, पूरी कोशिश करना। और अगर बड़े मियाँ शराफत से ना माने तो ये भी बता देना कि गड़बड़ हो सकती है। मसलन उनका बेटा स्कूल जाए तो फिर वापिस ही ना आए, या फिर नईमा हमारे यहाँ पहुंच जाए और निकाह के बाद ही उसकी शक्ल किसी दूसरे को नजर आए। तालूत ने उसे गहरी निगाह से देखा और फिर आगे बढ़ गया। अमानत हंसते हुए अपनी जगह खड़ा रह गया। बहरहाल हम फारूक बाबा के पास पहुंच गए। वो बेचारे हमारे मुंतजिर थे। बड़ी खुशी से हमें अंदर ले गए। कैसे मजाज हैं तुम लोगों के? ठीक हैं फारूक बाबा, आप सुनाइए। मछलियाँ पकवाई हैं मैंने तुम्हारे लिए, खाना खा कर जाओगे? हाँ, इस वक्त चाय पियोगे या शरबत बनवाऊँ? चाय पियेंगे बाबा, तालूत बोला। और फारूक बाबा ने चाय के लिए कह दिया। फिर हमें देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने तुम्हारी चची से तज़किरा किया था तुम्हारा, बहुत खुश हुई। लेकिन समझदार खातून ने एक ऐसी बात कही कि बस लुत्फ़ आ गया। वो क्या? तालूत ने पूछा। यहाँ दिल की बात कहूँगा, बुरा तो नहीं मानोगे? वादा करो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फारूक बाबा संजीदा हो गए। वादा बाबा, बुरा नहीं मानेंगे। बात यह है बच्चों, मेरी 2 बेटियां हैं, नईमा और फरजाना। दोनों जवान हैं और मैं उनकी शादी के लिए फ़िक्रमंद हूँ। जवान बेटियों का बाप सूली पर लटका होता है। एक एक लम्हा इस खौफ में गुजारता है कि कहीं इज्जत खतरे में ना पड़ जाए। फिर ये मोहल्ला शरीफों के रहने के काबिल नहीं। बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अभी तक कामयाब नहीं हुआ। तुम दोनों माशाल्लाह जवान हो, साहिबे हैसियत हो। किसी भी बाप के दिल में तुम्हारा ख्याल आ सकता है। लेकिन बेटे, ज़रफ़ की नज़ाकतें ही ज़रफ़ को ज़िंदा रखती हैं। वैसे आदमी बड़ा कम आया है। तुम दोनों से अचानक दोस्ती हुई है। मेरे दिल में तो कुछ नहीं था, लेकिन हमारी बेगम ने यह जहानत की बात कही कि कहीं तुम दोनों से शफ़क़त आमेज़ दोस्ती किसी और रंग में ना ढल जाए। हम नहीं समझे बाबा, तालूत बोला। कहीं तुम लोग दिल में यह ख्याल ना ले आओ कि मैं किसी लालच को जहन में रखकर तुमसे मिल रहा हूँ। फारूक बाबा, हमने आपकी शख्सियत को परख कर आपसे दोस्ती की है। और जब हम आपको चचा कहते हैं, चची जान से कह दें कि भाई बहनों के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हैं, उनके लिए दिल में बुराई नहीं रखते। फारूक बाबा के चेहरे पर बेपनाह चमक उभर आई। उनकी आंखों से मुसर्रत उमड़ने लगी और वो लरसती आवाज़ में बोले, तुमने नईमा और फरजाना को बहन कहा है। इस मुकद्दस लफ्ज़ की लाज निभाओगे? इंशाल्लाह फारूक बाबा, तालूत ने जवाब दिया। और फारूक बाबा का चेहरा किसी अंदरूनी जोश से सुर्ख हो गया। उनके तासुरात अजीब थे। वो एकदम संजीदा हो गए थे। फिर वो बोले, अगर मैं मर जाऊं तो तुम अपनी बहनों के सरों पर हाथ रखोगे? बोलो, उनको संभाल लोगे? खुदा न करे फारूक बाबा, आप जिंदा नहीं और हम आपके साथ मिलकर अपनी बहनों को इज्जत से उनके घरों में रुखसत करें। नहीं आदिल, नहीं आसिम, मैं मरना चाहता हूँ। मेरी अना मेरे वकार पर एक ऐसी ज़रब पड़ी है कि बारहा मेरा दिल मर जाने को चाहा, लेकिन मुझे ज़िंदा रहना पड़ा। मेरी मजबूरी मुझे ज़िंदा रखे हुए है। क्या आप तफसील बताएंगे बाबा? तालूत बोला। आज तक किसी को नहीं बताई, आज ज़रूर बताऊंगा। इस बस्ती में एक लुफंगा रहता है, अमानत नाम है। 3 साल से मुझे ज़ख्मी कर रहा है। इतने घाव लगाए हैं उसने मेरे दिल पर कि ज़ख्मों से चूर चूर हो गया हूँ। वो अपने लिए नईमा का रिश्ता मांगता है। उसने मुझे वार्निंग दी है कि मैं सारी ज़िंदगी नईमा की शादी कहीं और नहीं कर सकूंगा, और वह अमल भी कर चुका है। मगर मैं मजबूर था। अगर उसे मज़ा चखाता तो ये सब बेसहारा रह जाते। मैंने इनके लिए सीने पर पत्थर रखा है। मेरे बच्चों, मैंने सिर्फ इनके लिए, मगर मेरे दिल में सख्त चुभन है। सख्त अजियत से ज़िंदगी गुजारूं। अमानत ने रिश्ता मांगा था। हाँ, वो लोगों से कहते हैं कि नईमा से उसका इश्क चल रहा है, और अगर शादी होगी नईमा की तो सिर्फ उसके साथ। आप क्या चाहते हैं बाबा? उसके नापाक चेहरे को खून में नहलाना चाहता हूँ। उसे सज़ा देना चाहता हूँ। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरजू है। ठीक है, कल आप वो आरजू पूरी कर लें। तालूत सुकून से बोला। बहुत कुछ सोचना होगा बेटे, बात की बातें भी सोचना होंगी। बस ये मौजू ख़त्म। कल शाम का इंतज़ार करें, कल शाम 7 बजे। तालूत ने कहा। खैर ठीक है, अब तक मैं अपनी बातें कर रहा था, हालांकि मैंने तुम्हें किसी दूसरे मकसद के तहत बुलाया था। फारूक बाबा बोले। जी, अब हम बातें करें। गरीब और ज़रूरतमंद की इज़्ज़त बड़ी नाजुक चीज़ होती है बेटे, ज़रा सी ठीस, नाकाबिले बर्दाश्त। इसलिए पहले मैंने दिल से यह कांटा निकाल लिया। आइंदा हमारे रास्ते दिल से दिल तक होंगे। हाँ, तो ये होटलबाजी कब से है? मैं तो पैदा ही एक होटल में हुआ था। तालूत बोला। नहीं, फारूक बाबा ने हैरत से कहा। यकीन करें, आधी रात का वक्त था। डैडी को अस्पताल जाने के लिए टैक्सी नहीं मिल सकी। वालदा साहिबा जल्दी में थी। तालूत ने कहा, और फारूक बाबा ने बेख्तियार मुस्कुराहट बमुश्किल तमाम जब्त की
और तुम साइम मियाँ? उन्होंने पूछा। मैं इनके बराबर वाले कमरे में था, वहीं से हमारी दोस्ती का आगाज़ हुआ। जूँ ही इनके कमरे से रोने की आवाज़ उभरी, मैंने भी रोना शुरू कर दिया। मैंने जवाब दिया और फारूक बाबा हंस पड़े। बेहद शरीर हो तुम दोनों, लेकिन अब कब तक इसी तरह ज़िंदगी गुजारोगे? वो बोले। जब तक कोई सरपरस्त ना मिल जाए। शादी क्यों नहीं की? कोई शरीफ लड़की होटल में रहना पसंद नहीं करती। अरे तो शरीफ लड़के कोई मकान ले लिया होता। क्या होटल की रिहाइश मुफ्त होती है? फारूक बाबा मुस्कुराते हुए बोले। इस बारे में कभी सोचा नहीं? अब सोचो। आपने सोचने का वादा किया था फारूक बाबा। अब अगर आपके होते हुए भी किराए के मकान में रहे तो फिर क्या फ़ायदा? लेकिन साहबजादे, मकानों की कीमतें मालूम है? आसमान से बातें कर रही हैं। हम इन बातों की परवाह नहीं करते, ज़रा हम भी तो देखें वो क्या बातें कर रही हैं। गोया पैसे हैं जेब में। जेब में तो नहीं है, अलबत्ता बैंकों में काफ़ी पड़े हुए हैं। ठीक। अब ये सवाल पैदा होता है कि मकान कैसा हो, कितने बड़े मकान में रहना पसंद करोगे? जब मकान दिलवा रहे हैं बाबा तो फिर ज़्यादा कुशादा और खूबसूरत होना चाहिए। इतना कुशादा, इतना खूबसूरत कि हम लोग आराम से उसमें रह सकें। ज़ाहिर है चची जान के लिए कमरा हो। दोनों बहनें फ़िलहाल हमारे साथ ही हैं। जब उनकी शादी होगी तब देखा जाएगा। वैसी शादी के बाद भी ज़रूरत तो पड़ा करेगी। अपने अपने शौहरों के साथ आएंगी ही। और फिर एक कमरा आपके लिए भी हो फारूक बाबा, और 2 कमरे मेरे लिए। मतलब यह कि आप समझ गए होंगे। क्या मतलब? फारूक बाबा ताज्जुब से बोले। मतलब यही है कि मकान कुशाद और वसी होना चाहिए। लेकिन तुमने चची जान के लिए क्या बात की है? फारूक बाबा बोले। क्यों, क्या आप हमारे साथ नहीं रहेंगे? तालूत ने ताज्जुब से पूछा। और फारूक बाबा हैरत से उसकी सूरत देखने लगे। मैं कैसे रह सकता हूँ? तो इसका मतलब है कि आप हमें किसी मकान में तनहा छोड़ देना चाहते हैं। तो सुने फारूक बाबा, हम लोग होटलों में सिर्फ इसलिए रहते हैं कि तन्हाई से डर लगता है। बस बचपन ही से हम दोनों तन्हाई से खौफजदा रहे हैं, इसलिए मकान लेने की ज़रूरत नहीं हुई। क्या आप फजूल बातें कर रहे हो? फारूक बाबा झीमते हुए अंदाज में बोले। सच कह रहा हूँ फारूक बाबा। अगर आपको यकीन ना हो तो कभी अपने इस मकान में तनहा छोड़कर देख लें। बस खौफ के मारे दम निकला जाता है। बस आप ये सोच लें कि अगर हमारे साथ रहे तो फिर तो हमें मकान की ज़रूरत है, वरना फिर अपना होटल ही भला। क्या कह रहे हो बेटे? भला मैं तुम्हारे साथ किस तरह रह सकता हूँ? क्यों, क्या दिक्कतें पेश आएंगी आपको? तालूत ने तीखे लहजे में सवाल किया। मेरा मतलब है फिर वही बात आ गई ना। कौन सी बात? तालूत ने पूछा। लालच वाली। फारूक बाबा गहरी सांस लेकर बोले। अगर मैं तुम्हारे साथ रहा तो मेरा ज़मीर कभी मुझे सुकून की नींद सोने नहीं देगा। फिक्र नहीं, ज़मीर से हम निमट लेंगे। ज़मीर से कौन निमट सकता है मेरे बच्चों? लेकिन तुम बराह करम मेरे लिए ज़िद ना करो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी ज़ात के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अगर मैं भी अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ मुलविस कर लूँ तो फिर मैं खुद को मुखलिस और सच्चा आदमी साबित नहीं कर सकूँगा। जो काम आप नहीं कर सकेंगे वो हम कर लेंगे बाबा, आप इसकी फ़िक्र न करें। तालूत ने लापरवाही से कहा। और फारूक बाबा किसी गहरी सोच में डूब गए। तुमने तो मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। मैं जानता हूँ तुम मुखलिस हो। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारे अंदाज से मोहब्बत और प्यार टपकता है, लेकिन मेरे बेटे, दुनिया इस खुलूस को तस्लीम नहीं करती। हम तो सिर्फ सतही आंख से ये देखते हैं कि किसने किसके लिए क्या किया और क्या फल पाया। कल लोग फारूक के बारे में भी ये कह सकते हैं कि उसने 2 नौजवानों को फांसा और ऐश की ज़िंदगी बसर करने लगा। बेटे, तुम ज़माने की ज़ुबान नहीं बंद कर सकते। हमें ज़रूरत भी क्या है ज़माने की ज़ुबान बंद करने की? तालूत ने कहा। फारूक बाबा खासी उलझन का शिकार नजर आ रहे थे। कई बार उन्होंने गर्दन उठाकर हमारी तरफ देखा, लेकिन हमने तवज्जो ही नहीं दी। इसके बगैर काम नहीं चल सकता। नहीं, तालूत उस तरफ देखे बगैर बोला। हालांकि दूसरी सूरत बेहतर है, मैं यहाँ रहूँ तुम वहाँ। रोज़ाना हम एक दूसरे से मिलते रहें और चलो साइम, फारूक बाबा हमें लिफ्ट देना नहीं चाहते। वो भी उन्हीं लोगों में से हैं जो मोहब्बत और खुलूस आहिस्ता आहिस्ता खर्च करने के कायल हैं। इजाज़त दें फारूक बाबा। बैठो, फजूल बातें मत करो। फारूक बाबा की आवाज़ में एक प्यार भरी डांट थी। इस डांट की कीमत भी तो अदा करें फारूक बाबा। क्या कीमत चाहते हो बच्चों? फारूक बाबा की आवाज़ में शिकस्त खुर्दगी थी। वो किसी कदर निढाल नजर आ रहे थे। जो हमने कहा है वही होगा। और फिर आप खुद सोचें, क्या ये जगह मोहल्ला रहने के काबिल है? आप क्या समझते हैं फारूक बाबा? क्या हम लोग बेगैरत हैं? बेगैरत क्यों? हमारी बहनों की इज्जत यहाँ खतरे में हो और हम यहाँ से इतनी दूर अपने ऐश कदे में ऐश करें? नहीं बाबा, ना हमें ऐसा बेटा बनना मंजूर है और ना भाई। इससे फ़ायदा क्या? दुनिया में किसी को भी भाई और चचा कह दो और सिर्फ सूरत देखने तक रहो, ये तो कोई किरदार ना हुआ। लेकिन मैं अपने ज़मीर को कैसे मुतमईन करूँगा? आप उससे हमारा सामना करा दें, हम निमट लेंगे उससे। वैसे इससे तो ज़मीर पर ज़रब नहीं आती। हमारे और आपके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है, किसी लालच का नहीं। फिर ये ज़मीर हमारे आपके दरमियान क्यों आ रहा है? फारूक बाबा ने गर्दन झुका ली। देर तक सोचते रहे, फिर बोले। अपनी चची से तो मशवरे की मोहलत दोगे? चची जान काबिल एहतराम है, लेकिन इस सिलसिला में आखिरी फैसला आपको ही करना होगा। तालूत तो जान को आ जाने वालों में से था और फारूक बाबा मुस्कुराने लगे। तुम्हारी जिद जान ले रही है। इतनी मोहब्बत, इस अपनायत को ठुकरा कर मैं गुनाह अजीम कैसे करूं? लेकिन मेरे बच्चे, तुमने फारूक को जिस हाल में देखा उसका एहतराम करना। मैंने अपने मसाइल हल करने के लिए मेहनत का सहारा लिया है। मेरी निगाह कभी पनाह की तलाश में नहीं भटकी। तुम कभी मेरे बारे में गलत अंदाज में मत सोचना। अगर सोचेंगे तो अपनी ही ज़ात पर गंदगी उछालेंगे। वो कैसे?
जाहिर है आप हमारे चाचा हैं। ठीक मेरे भाई, लेकिन अब मकान मेरे साथ तुम ही तलाश करोगे। क्यों? हम क्यों? इसलिए कि अब उस मकान में मैं भी रहूंगा। फारूक बाबा जिंदाबाद, तालूत ने नारा लगाया। वह बहुत खुश नजर आ रहा था और दर हकीकत सच्ची खुशी की कोई कीमत नहीं होती। बाज़-औक़ात किसी के लिए कुछ करके जो ज़हनी सुकून नसीब होता है उसका नेमुल बदल कुछ नहीं। देर तक फारूक बाबा से गुफ्तगू के बाद हम उनके मकान से बाहर निकल आए और सुस्त खरामी से गली तय करके कोने पर पहुंच गए। और यहाँ अमानत दादा हमारा मुंतजिर था। उसके 2 गुर्गे भी उसके साथ थे। अमानत दादा मूंछों पर ताव देता हुआ हमारे नज़दीक आ गया। मैं बेचैनी से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आओ तुम्हें किसी होटल में चाय पिलाऊं। नहीं अमानत दादा, चाय हम फारूक बाबा के घर से पी कर आ रहे हैं। अरे तो कुछ ठंडा वंडा सही। रहने दो अमानत दादा, इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब की बात करो। मतलब की बात तो तुम करोगे जानू। बात हुई? हाँ, तालूत ने तमस्कराना अंदाज में कहा। लेकिन अमानत दादा इस लहजे के अंदाज को महसूस न कर सका। भाई वाह वाह, फिर क्या जवाब दिया बुढ़े ने? कल शाम को 7 बजे वो तुमसे बात करेगा अमानत दादा। खोपड़ी कैसी नजर आ रही थी बुढ़े की। पहले भी मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मजाज ही ठिकाने नहीं होते बुढ़े के। ठीक हो जाए तो अच्छा है, वरना अगर अमानत की उंगलियां टेढ़ी हो गई तो बड़े मियाँ की इज्जत की जमानत कोई नहीं दे सकता। कल शाम को बात हो जाएगी अमानत दादा। तालूत मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया और अमानत दादा हाथ हिलाता रह गया। दूसरे दिन हमने किसी मुनासिब मकान की तलाश शुरू कर दी। फारूक बाबा का ये छोटा सा मसला हाथ आ गया था और किसी काम की इब्तिदा करने के लिए हमने सोचा था कि यहीं से सही। चुनाचे दोपहर तक हमने मकान तलाश कर लिया। एक ब्रोकर को ही जरिया बनाया और ब्रोकर ने सारे मामला तय करा दिया। मकान का एडवांस अदा कर दिया गया और दूसरे दिन कागजात मुकम्मल होने के बाद बकिया रकम की अदायगी भी करना थी। शाम को हस्बे मामूली हम फारूक बाबा के घर पहुंच गए। वो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। हमें देखकर उनकी आंखों में मुस्कुराहट दौड़ गई और फिर उन्होंने चाय मंगवा ली। आज मैंने 3 बजे ही अपनी नौकरी ख़त्म कर दी थी और मकान की तलाश में निकल गया। लेकिन बड़ा ही मुश्किल काम है। 3 मकान देखे हैं। मकानों का हुलिया देखो तो कुछ नहीं और कीमत सुनो तो यकीन ना आए। मैंने तो दिल में ये सोचा कि ये काम मेरे बस का है ही नहीं। कीमतें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग ख़राब होने लगता है। चलो ठीक है फारूक बाबा, ये काम हम किए लेते हैं। बस यूँ समझ लो कि कर लिया। आपने कहा था ना कि आप चूंकि अब खुद भी इस मकान में रहेंगे, इसने मकान हमें ही देखना चाहिए। सो हमने एक मकान पसंद कर लिया है और कल आप छुट्टी करें और हमारे साथ चलकर उस मकान के मामलात मुकम्मल कर लें। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मकान क्या है और कैसा है, ज़ाहिर है वो तुम्हारे म्यार ही का होगा। 7 बजने वाले हैं फारूक बाबा, क्या आप अमानत से बात नहीं करेंगे? उसके लिए तो मैं सुबह से बेचैन हूँ, मगर मैंने तुम्हारी चची से भी तज़किरा कर दिया है। मगर औरतें औरतें ही होती हैं। बस खौफ ज़्यादा है उस वक्त से। मुझे मना कर रही है, मगर ये नहीं जानती कि मेरे सीने में कैसी आरज़ू है इस सिलसिला में। उस कमबख्त ने मेरी हमीयत पर ज़रब लगाई है। चलो उठो, से बात करते हैं। चलें। तालूत भी उठ गया और हम तीनों दरवाजे से बाहर निकल आए। फारूक बाबा का चेहरा जोश से सुर्ख हो गया। उम्र की इस मंजिल में होने के बावजूद काफ़ी पुरजोश शख्सियत के मालिक नजर आते थे। रास्ते में तालूत ने उनसे कहा, 2 दिन से हमने आपके पास आना जाना शुरू किया है बाबा। पहले दिन जब हम यहाँ से वापस जा रहे थे तो उसने हमें रोककर हमारे बारे में पूछा। फिर उसने हमसे कहा कि हम फारूक बाबा से बात करें। चुनाचे कल जब हम वापस जा रहे थे तो मैंने उसे बताया कि फारूक बाबा आज 7 बजे उसे जवाब देंगे। ओह, ये तो और दिलचस्प बात है। फारूक बाबा मुस्कुराकर बोले, लेकिन बेटे मैंने जो तुमसे कहा है उसका भी ख्याल रखोगे ना? क्या फारूक बाबा? बात अगर किसी हद से आगे बढ़ जाए और मैं किसी हादसे का शिकार हो जाऊं तो फिर तुम अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना। ठीक है बाबा, मंजूर है। तालूत मुस्कुराकर बोला, लेकिन एक शर्त पर। फिर शर्त? फारूक बाबा मुस्कुराकर बोले, बड़ी शर्तें लगाते हो भाई तुम। कहो कौन सी शर्त? आप अमानत को इंतहाई फराग दिली से मारेंगे। अगर आपने उसके साथ कोई रियायत बरती तो फिर बात मज़े की नहीं रहेगी। बस उसे जान से ना मारें, लेकिन हुलिया इस तरह बिगाड़ दें कि खुद भी अपनी सूरत ना पहचान सके। तालूत बोला, भाई देखो, बाहर हाल में बूढ़ा आदमी हूँ। मुसाहिब ने मेरे कवा कमज़ोर कर दिए और मेरी बनिस्बत वो देव हैकल है। ताहम मैंने अपने आप को पुरसहूबत ज़िंदगी गुजारने का आदी बना लिया है और मेरी सादत ने मुझे अपनी उम्र से ज़्यादा कुव्वत बख्श दी है। और फिर चूंकि मामला दिल की लगन का, इसलिए इंशाल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। हमें यकीन है बाबा। और फिर उसमें रखा क्या है? चरसी कहीं का। दूसरे लोगों की तरफ से आप बेफिक्र रहें। गुफ्तगू करते हुए हम दरमियानी चौक में पहुंच गए, जहां चंद दुकानें थीं। बहुत से लोग नजर आ रहे थे। कोने वाली दुकान पर अमानत दादा अपने गुर्गों के साथ एक बेंच पर बैठा हुआ था। दूर से उसने हमें देखा और उठ खड़ा हुआ। फिर फारूक बाबा को भी उसने देख लिया और उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आए। वो हमारी तरफ बढ़ आया। न्याज अली? फारूक बाबा ने गुजरते हुए बुजुर्ग को रोका और वो रुक गए। फारूक बाबा उनके पास पहुंच गए थे। ये दोनों मेरे भतीजे हैं, दूसरे शहर से आए हैं। आज मैं एक फ़ैसला करना चाहता हूँ न्याज अली। कैसा फ़ैसला? इस अमानत ने तुम्हारे गाल पर थप्पड़ मारा था ना? ओह छोड़ो, वो इधर यार है। मेरा एक काम कर दो न्याज अली, चंद लोगों को बुलाओ जो अमानत का तमाशा देख लें। आज सबका दिल ठंडा कर दूंगा खुदा के फजल से। उस मरदूद से झगड़ा मत मोल लो फारूक अली। तुम ज़ईफ़ आदमी हो, बाल बच्चों वाले हो।
न्याज अली ने कहा और फिर सहमे अंदाज में खामोश हो गए। अमानत मुस्कुराता हुआ नज़दीक आ गया। बाबा जी सलाम, कैसे मजाज हैं? वो लफंगेपन से बोला। फारूक बाबा खूंखार निगाहों से उसे घूर रहे थे। चलो घर चलो बाबा जी, ऐसी बातें तो घर में ही अच्छी लगती हैं, और अपन तो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए बैठे हुए थे यहाँ। माँ कसम, अपना बना लो, सारे धंधे छोड़ दूंगा। और तुम तो जानते ही हो बाबा जी, बल्कि पुराना तजुर्बा होगा तुम्हारा तो, कि अगर इंसान की ज़िंदगी में औरत शामिल हो जाए तो फिर वह बुरे कामों से दूर चला जाता है। अमानत ने कहा और फारूक बाबा बड़े जहरीले अंदाज में उसे देखते रहे। फिर फारूक बाबा बोले, अमानत, तूने कभी अपने किरदार, अपनी शक्ल सूरत का जायज़ा लिया है? फारूक बाबा खूंखार लहजे में बोले, ओ जी, ज़माने ने जो बना दिया बन गए, पर अब तुम अपन को सुधार दो। फारूक बाबा, हम तुम्हारी लौंडिया से इश्क करते हैं, अगर तुम हमारे दिल की बात पूरी कर दो तो फिर कुछ और धंधा करेंगे, ये सारे धंधे छोड़ देंगे। अमानत ने कहा। अमानत, तुम्हारा खानदान क्या है? फारूक बाबा होंठ भींच कर बोले, ओ जी बस, अब तो तुम ही हमारा खानदान हो, अब तो हम तुम में ही शामिल हो जाएंगे। फिर कैसा खानदान? जो तुम्हारा सो हमारा। अमानत हंसता हुआ बोला, तुम नाली के वो कीड़े हो अमानत, जिन्हें देखकर लोग नफरत से नाक सिकोड़ लेते हैं। तुम किसी शरीफ की दहलीज पर खड़े होने के काबिल भी नहीं हो। आज तक तुम अपने नापाक नाम के साथ मेरी बेटी के किरदार को उछालते रहे हो। मैं इंतजार करता रहा कि मुमकिन है शराफत का कोई जर्रा तुम्हारे खून में शामिल हो और वो तुम्हारी रहनुमाई करे, लेकिन यूं लगता है जैसे तुम्हारा पूरा वजूद ताफ़न ज़दा हो। मैं तुम्हें इस जुर्रत और बदतमीजी की सज़ा देने आया हूँ अमानत, तैयार हो जाओ। क्या बात रहे हो बड़े मियाँ, होश में हो? यूं लगता है अमानत जैसे तुम किसी तवाइफ के कोठे से उतर कर आए हो, किसी तवाइफ के वो बेटे हो जिसके वजूद की कोई हैसियत नहीं होती और जिसे वो एक नाकारा झिंगर की तरह घर से दहलीज से बाहर झाड़ देती है। लेकिन अमानत, मैं तुम्हें इस जुर्रत की ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। मैं अपनी बेटी के नाम के साथ तुम्हारे नाम की हवा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलो, अब इस नापाक मुंह से कभी नईमा का नाम लोगे? फारूक बाबा वैश्याना अंदाज में आगे बढ़े और अमानत हंसने लगा। वाह बड़े मियाँ वाह, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें अकल आ गई होगी। क्यों बे, तुम दोनों ने यही सिखाया इस बुड्ढे को? ठीक है, तुम्हारी चाल भी मैं समझ गया। तुम चाहते होगे बुड्ढा मेरे हाथों से मारा जाए और इसके बाद तुम दोनों ऐश करो, क्यों, यही बात है ना? अमानत हमारी तरफ देखकर बोला। अरे ये तो समझ गया, तालूत ने खौफजदा लहजे में कहा और अमानत हंसने लगा। समझे बड़े मियाँ, समझ गए। आजकल के ज़माने की चालों को तुम नहीं समझ सकते। आखिरी बार कह रहा हूँ कि अमानत की पनाह में आ जाओ, जान भी बच जाएगी और इज्जत भी। अपनी लौंडिया का हाथ मेरे हाथ में दे दो वरना। लेकिन जुमला पूरा होने से पहले फारूक बाबा का एक थप्पड़ तड़ाक की आवाज़ के साथ अमानत के गाल पर पड़ा और अमानत सोच भी नहीं सकता था कि इस बूढ़े बदन में ऐसी जान होगी। वो कई कदम पीछे हट गया था, तब उसकी आंखें खूंखार अंदाज में फैल गईं। उसके दोनों गुर्गों ने चाकू निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ तालूत मौजूद था। तालूत ने उन गुर्गों की जानिब देखा और सूरत हाल बदलने लगी। उनके हाथ स्लो मोशन में ऊपर उठे और फिर वो अजीब से अंदाज में इधर उधर गर्दिश करने लगे। समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन अमानत उनकी तरफ से लापरवाह था। उसने दोनों हाथ फैलाए और फारूक बाबा की तरफ बढ़ने लगा। बुड्ढे, आज से तेरा वजूद ही नहीं रहेगा और तेरी मौत के बाद जो कुछ होगा वो तू सोच भी नहीं सकता। मैंने तो तुझे इज्जत देने के लिए सोचा था, लेकिन, और इस लेकिन के साथ ही फारूक बाबा का दूसरा थप्पड़ अमानत दादा के मुंह पर पड़ा और अमानत दादा वैश्याना अंदाज में फारूक बाबा पर टूट पड़ा। उसने वैश्याना अंदाज में फारूक बाबा को अपने बाजुओं की गिरफ्त में लपेट लिया और फारूक बाबा ने उसके बाल दोनों हाथों में पकड़ लिए थे, लेकिन अमानत बाहर सूरत उनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर था और यूं महसूस हो रहा था जैसे फारूक बाबा आहिस्ता आहिस्ता निढाल हो रहे हैं। वो खुद को अमानत की गिरफ्त से नहीं छुड़ा पाए थे। तब तालूत ने उस तरफ देखा और फारूक बाबा ने उसके बालों को झटका देकर नीचे गिरा दिया। दूसरे लम्हे उनकी ठोकर अमानत के मुंह पर पड़ी और अमानत के नाक से खून का फवारा बुलंद होने लगा। फारूक बाबा की हिम्मत बढ़ गई थी। उन्होंने अमानत को ज़मीन से उठाया और एक ज़ोरदार घूंसा उसके मुंह पर रसीद कर दिया। यूं लग रहा था जैसे अमानत अंधा हो गया हो। वो खला में हाथ पांव मार रहा था और फारूक बाबा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे आंखों से नजर ही ना आ रहा था और फारूक बाबा बुरी तरह उसकी दुर्गत बना रहे थे। कई बार उन्होंने अमानत को नीचे गिराया, उसके कपड़े फाड़ डाले, उसके बाल नोच डाले और पूरा चेहरा मार मार कर लहू लुहान कर दिया। मोहल्ले वाले हैरत और खौफ से यह तमाशा देख रहे थे और फारूक बाबा बुरी तरह अमानत की पटाई कर रहे थे। फिर उन्होंने उसे ज़मीन पर गिराकर उसके मुंह पर थूक दिया। आज मेरा दिल ठंडा हो गया है और कोई है जो इसकी तरफ से मुकाबले पर आने की कोशिश करे। उन्होंने उसके दोनों गुर्गों को ललकारा। दोनों गुर्गे साकित और जामद खड़े थे। उनके चेहरे खौफ से जर्द थे। न जाने उनके दिलों में यह दहशत क्यों बैठ गई थी। इस बात को मेरे अलावा और कोई नहीं जानता था। इसके अलावा फारूक बाबा अपने तौर पर यही समझ रहे थे कि अमानत की दुर्गत उन्होंने खुद बनाई है और इस बात पर वो बेपनाह खुश थे। उन्हें अपनी जिस्मानी कुव्वत पर बड़ा नाज था। मोहल्ले की आबरू इसी शख्स ने लूटी थी और देख लो पड़ोसियों, आज ये किस हालत में पड़ा है। लेकिन ये बेगैरत है। अगर गैरतमंद होगा तो ये इलाका छोड़ देगा, वरना मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखा दिया है। चुनाचे जब भी ये सर उठाए इसे इसकी दवा दे देना और अमानत तेरे लिए खुली छुट्टी है।
जब दिल चाहे अपनी इस बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए मेरे पास आ जाना। मैं पहले से ज़्यादा तेरी हालत ख़राब कर दूंगा कुत्ते। उन्होंने अमानत के मुंह पर थूक दिया और फिर हम दोनों से बोले, चलो बेटे घर चलें। हमने शाने हिलाए और फारूक बाबा के साथ वापस घर आ गए। उनका बेटा भी उनके साथ ही था। उसने भी अपने बाप का कारनामा देखा था। घर पहुंचे तो घर की औरतें पर्दे से लगी खड़ी थीं। सारे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई थी कि फारूक बाबा ने अमानत की बुरी तरह पिटाई की है। बिलाखिर हम घर में दाखिल हो गए और तालूत ने फारूक बाबा की तरफ देखकर कहा, अब आप बेफिक्री से यहाँ रहें फारूक बाबा, अमानत अब यहाँ का रुख नहीं करेगा। अरे हाँ, अब तो मेरी जान में जान आई है। इधर का रुख करेगा तो सचमुच पहले से भी ज़्यादा बुरी हालत कर दूंगा। यकीनन यकीनन अब उसकी मजाल नहीं होगी। तालूत ने कहा, आप किसी तौर पर खौफजदा तो नहीं है बाबा? नहीं बेटे, आज तो मेरे वजूद ने एक नई जिंदगी पाई है। मैं किसी से खौफजदा नहीं हूँ, फारूक बाबा ने जवाब दिया। और हमने उनसे इजाज़त तलब की। बाहर निकलकर एक सुनसान सी जगह तालूत ने रासिम को आवाज़ दी और रासिम फ़ौरन हाजिर हो गया। तुम यहाँ रहोगे रासिम, इन लोगों की पूरी पूरी हिफाजत की जाए। और रासिम ने गर्दन झुका दी। रासिम को वहाँ तैनात करके हम होटल वापस आ गए। तालूत पुरसकून था। कल हम फारूक बाबा को उस मकान में मुंतकिल कर देंगे और अब होटल में रहने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जाती। हमारे कारोबार भी तो है। कारोबार? हाँ, अब उसे फारूक बाबा ही संभालेंगे, तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं उसका मकसद समझ गया। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। फारूक बाबा की ज़िंदगी में उनकी दोनों बेटियां हैं। रह गया लड़का तो वो पढ़ रहा है और किसी न किसी दिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। फारूक बाबा को जो कारोबार दिया जाएगा, इससे वो अपने ख़ानदान की बासानी कफ़ालत कर सकते हैं। लड़कियों का मामला है तो जब एक बेहतर ज़िंदगी मिल जाएगी तो खुद बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे। फारूक बाबा को इस नाहज पर पहुंचाने के बाद हमारा काम ख़त्म हो जाता है। ठीक है तालूत, मैंने जवाब दिया। और हम वापस होटल आ गए। दूसरे दिन हम मकान वगैरह के सिलसिले में मसरूफ़ हो गए और दोपहर तक मकान के कागजात और चाबी वगैरह हासिल कर ली गई। रकम की अदायगी तालूत जैसे शख्स के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। चुनाचे मकान हमारे कब्ज़े में आ गया। नए मकान में हमने ज़रूरी कामों के लिए रासिम ही का इंतखाब किया। रासिम को बुलाया गया और वो पहुंच गया। वहाँ की क्या कैफियत रही? कुछ नहीं आका, सब ठीक ठाक है, रासिम ने जवाब दिया। अमानत ने फिर तो कोई गड़बड़ करने की कोशिश नहीं की? नहीं, वो तो उस इलाके से ही गायब है। वैसे पूरे मोहल्ले में फारूक बाबा के बारे में चहमगोइयाँ हो रही हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें घर आकर मुबारकबाद दी। पहले तो लोग इस बात के मुतवक्का रहे कि अब अमानत आएगा और फारूक बाबा की शामत आ जाएगी, लेकिन वो वापिस ही नहीं आया। ठीक, अच्छा रासिम, इस मकान को ज़रूरियात से आरास्ता करने, तालूत ने कहा और रासिम ने गर्दन हिला दी। दोपहर को हम फारूक बाबा की तलाश में चल पड़े, लेकिन वो उस जगह नहीं मिले जिस जगह मुलाजमत करते थे। चुनाचे हमने उनके घर का रुख किया। फारूक बाबा घर में मौजूद थे और किसी कदर मुतफिक्र से थे। हमें देखकर खिल उठे। आओ आओ, उन्होंने खुश इखलाकी से कहा। आज उनकी बेगम भी सामने आ गई थी। एक मुशफ़िक सी खातून थी, चेहरे पर नरमी और मोहब्बत के आसार, लेकिन परेशानी उनके चेहरे से भी अयां थी। फारूक बाबा ने हमारा तारुफ कराया तो वह पुरखिलाक अंदाज में मुस्कुराने लगी। ठीक है, अगर ये दुनिया इंसानों से खाली हो जाए तो इसे दुनिया कहना ही बेमकसद होगा। आप लोगों ने हमारे लिए जो कुछ किया है, हम उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। नहीं चची जान, हमारा भी तो फ़ायदा हुआ है इसमें। हमें आप जैसे बुजुर्ग मिल गए। लेकिन बस अब आप सामान बांध लीजिए, हम आपको ज़्यादा अरसे तक यहाँ नहीं रहने देंगे। क्या हुआ? मकान के सिलसिले में क्या हुआ? फारूक बाबा ने पूछा। मकान ले लिया गया है फारूक बाबा, और उसमें ज़रूरी चीज़ें भी पहुँचा दी गई हैं। गोया गोया? फारूक बाबा ताजुब से बोले। हाँ, ये चाबी मौजूद है। तालूत ने चाबी उनके सामने डाल दी और फारूक बाबा अजीब सी निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। तुम लोग मेरी समझ में नहीं आए। ज़रूरी है फारूक बाबा कि आप हमें समझ ही लें। बस जो हमने समझाया वही समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी हमारे आपके दरमियान कुछ मुआहदे भी हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि हम दोनों ही उन मुआहदों की पाबंदी करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो मुआहदे क्या हैं, बल्कि मोहब्बत ही के रिश्ते हैं जो इंसानों के दरमियान हुआ करते हैं। लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप किसी कदर परेशान हैं। नहीं, कोई ख़ास बात नहीं। दरअसल दोनों बच्चों का मामला है और हालात इतने खौफनाक हैं कि डर महसूस होता है। मैं आज इसीलिए अपनी नौकरी पर नहीं गया, क्योंकि मुझे खदशा था कि अमानत खामोश नहीं बैठेगा। और वैसे कुछ अफवाहें भी मेरे कानों तक पहुंची हैं। कैसी अफवाहें? तालूत ने सवाल किया। यही कि अमानत लोगों को जमा कर रहा है। बहुत से आदमियों को साथ लेकर वो हमारे मकान पर हमलावर होगा और उस बदबख्त का ख्याल है कि मेरी बच्चियों को उठा ले जाए। हालांकि फ़ारूक की ज़िंदगी में यह मुमकिन नहीं। फारूक बाबा ने पुरजोश अंदाज में कहा। हाँ फारूक बाबा, अमानत की ज़िंदगी में भी ये मुमकिन नहीं है। वैसे अब तो आप इस इलाके में रहेंगे ही नहीं, तालूत ने कहा और फारूक बाबा गर्दन झुकाकर कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा, लेकिन लोग क्या सोचेंगे? फिर वही लोग, क्या सोचेंगे लोग? तालूत ने सवाल किया। मेरा मकसद है लोग ये भी तसव्वुर कर सकती हैं कि मैं अमानत के खौफ से चला गया। ठीक है, आप खौफज़दा हो जाएं, कोई हर्ज नहीं है, तालूत मुस्कुराते हुए बोला और फारूक बाबा भी मुस्कुराने लगे। बहरहाल अब तुम कह रहे हो तो ठीक है, तुम्हारी चची जान भी ज़रूरत से ज़्यादा खौफज़दा हैं और उनका खौफ भी दुरुस्त है। अब सारे खौफ दूर हो जाएंगे। मगर बेटे, हम तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बन जाएंगे। आप लोगों का वज़न कितना है? तालूत अचानक बोला। हैं?
वो चची जान गड़बड़ा गई। अगर आपका वज़न मौजूदा वज़न से 20 गुना भी बढ़ जाए तो भी हमारी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तालूत बोला और फारूक बाबा हंसने लगे। हमने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो आज ही हमारे साथ चलें। चुनाचे शाम को फारूक बाबा अपने तीनों बच्चों और बेगम के साथ हमारे साथ नए मकान में मुंतकिल हो गए। ये मकान उनकी तवक्को के खिलाफ था। चची जान का मुंह हैरत से खुला हुआ था। तो अब हम यहाँ रहेंगे? हाँ, लेकिन क्या हमारे हालात इसकी इजाज़त देंगे? इजाज़त दे चुके हैं, मैंने जवाब दिया। वाकई ये मेरी तवक्को से बढ़कर है। मैं ज़रा तन्हाई में तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। करें? तालूत बोला। तन्हाई तो मुयस्सर हो जाए, फारूक बाबा ने अपनी बेगम की तरफ देखते हुए कहा, और वह मुस्कुराती हुई उठ गई। तुम तो हमेशा ही से मेरे दुश्मन हो, उन्होंने कहा और बाहर निकल गई। तब फारूक बाबा संजीदगी से हमारी तरफ देखने लगे। मुझे यकीन है बेटे, जो कुछ मैं कहूँगा तुम उसका बुरा नहीं मानोगे। जब आपको यकीन है फारूक बाबा, तो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारे बारे में एक नज़रिया कायम किया है। क्या? मेरे ख्याल में तुम दोनों एक आला ख़ानदान के चश्मो चराग हो। किसी बेहद दौलतमंद घराने से तुम्हारा ताल्लुक है और तुम दोनों इंसानी हमदर्दी के जज्बे से सरशार हो। तुम्हें इस मकान की ज़रूरत नहीं थी, तुमने यह सब कुछ मेरे लिए किया है। क्या मेरा तजुर्बा मुझे धोखा दे रहा है? अगर हम इकरार कर लें फारूक बाबा, तो? तालूत ने संजीदगी से कहा। शर्मिंदगी के एहसास के अलावा और क्या कर सकूंगा? फारूक बाबा उदासी से बोले। नहीं फारूक बाबा, इसमें शर्मिंदा होने की बात नहीं है। मज़हब और इंसानियत हमेशा इस बात का दरस देते हैं कि किसी के लिए कुछ कर सकते हो तो ज़रूर करो, वरना इस दौर में सही इंसान की तलाश मुश्किल है। सही इंसान से तुम्हारी क्या मुराद है? फ़राइज़ मुंतकिल होते रहते हैं फारूक बाबा। मुमकिन है गुजरे हुए कल हम कुछ ना हो और किसी मेहरबानी ने हमें इस काबिल किया हो कि आज हम किसी दूसरे पर मेहरबान हो जाए। हमने आपको एक जफाकश इंसान पाया, और जो शख्स गैरत व हमीयत में इस कदर आगे हो कि अपने अहले खाना से भी खुद को पोशीदा रख कर इशार कर रहा हो, जो ज़िंदगी आप गुजार रहे थे फारूक बाबा, वो आपको ख़त्म कर सकती थी। और हम एक इंसान को ज़िंदा रखने के ख्वाहिशमंद थे, चुनाचे हमने आपका इंतखाब कर लिया। गोया मेरा ख्याल दुरुस्त था, फारूक बाबा बोले। कौन सा ख्याल? जिसका मैंने इजहार किया है। हाँ, मैंने इतराफ़ कर लिया है। लेकिन फारूक बाबा, अब आपके भी फ़राइज़ शुरू हो जाएंगे। मेरे फ़राइज़? एहसान व मेहरबानी फितरत इंसान का जुज़्व हैं। आपके सामने 3 वजूद हैं, आपका बेटा और दोनों बेटियाँ। आप इन लोगों की बेहतरीन परवरिश करें और इनके फ़राइज़ से सुबक दोष हो जाएं। इसके लिए हमने फ़ैसला किया है कि उस मकान के अलावा आपको एक बेहतरीन कारोबार भी दिया जाए। नहीं मेरे बच्चे, हमें यही काफ़ी है। कितना काफ़ी और कितना नाकाफ़ी, इसका फ़ैसला करने का हक़ हमें दे दें फारूक बाबा, तालूत बोला। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला किस तरह उतार सकता हूँ? फारूक बाबा रुंधी हुई आवाज़ में बोले। अगर आप इसे एहसान कहते हैं फारूक बाबा, तो यह एहसान सिर्फ आप पर नहीं हो रहा। क्या मतलब? 4 और हस्तियाँ इसमें शामिल हैं, यानी आपके घर के दूसरे लोग। रहा एहसान उतारने का सवाल, तो इसका ज़रिया हम आपको बता देंगे। बड़े मंतकी इंसान हो तुम। सामिया, आप बहुत खामोश हैं। इसलिए फारूक बाबा कि हम दोनों एक हैं। जो आदिल कह रहे हैं वही मेरी आवाज़ है। एहसान किस तरह उतारा जा सकता है? फारूक बाबा मुस्कुरा कर बोले। मैंने कहा ना कि बेशुमार तरीके हैं। हमने आपके लिए मामूली सा काम किया है, आप किसी और पर एहसान करें। किसी ऐसे बेसहारा इंसान की मदद करें जो तवज्जो का तालिब हो, यही दस्तूर दुनिया है। फारूक बाबा अकीदत से हमें देखने लगे। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फारूक के अहले खाना बहुत खुश नजर आ रहे थे। चची जान चाय ले आई। फारूक बाबा की दोनों बच्चियां भी सामने आ गईं। खासी खूबसूरत लड़कियां थीं। उनकी आंखों में भी एहसानमंदी के जज्बात थे। फारूक बाबा मुस्कुराने लगे। आखिर रहा ना गया तुमसे, चाय ही ले आई इस सिलसिले में कि मालूम तो करें कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। चची जान मुस्कुराने लगी। उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। भाई, इन लोगों ने तो हमारे ऊपर एहसानात के टोकरे लाद दिए। जानती हो इन्होंने क्या तजवीज़ पेश की है? क्या? चची जान ने पूछा। मुझे कोई कारोबार कराना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि अब मैं इस मुलाजमत के लिए मौजू नहीं हूँ। चची जान ने हमारी तरफ देखा, फिर उनकी नज़रें झुक गईं। कहने मुसलसल ज़ेरे बार करना मुनासिब होगा, उन्होंने कहा। यह सारी बातें मैं इनसे कर चुका हूँ, चुनाचे अब कोई नई बात करें, फारूक बाबा बोले। मैं क्या कहूँ, आप बेहतर जानते हैं, चची जान ने जवाब दिया और फारूक बाबा मुस्कुराने लगे। मेरा ख्याल है इस मौजू को ख़त्म करके अब कोई नया मौजू अपनाया जाए। क्यों चची जान, आपका क्या ख्याल है? बेटे, अगर मैं कोई मौजू छेड़ूंगी तो तुम्हारे लिए परेशान कौन हो जाएगा? वो क्यों? मैं तुमसे तुम्हारे बारे में मालूम करना चाहूँगी, चची जान ने कहा और तालूत हंसने लगा। वाह चची जान, आप तो हमारे चचा से भी ज़्यादा खतरनाक निकली। नहीं, इसमें खतरनाक होने की कोई बात नहीं है। जाहिर है जब अपने बने हो तो फिर अपनों की तरह सब कुछ बता दो। बता देंगे चची जान, इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं, मैं तो ये महसूस कर रही हूँ कि तुम खुद को छुपाए रखना चाहते हो। ये बात नहीं। अच्छा ठीक है, आज रात खाने के बाद इस सिलसिले में भी फैसला हो जाएगा, तालूत ने कहा और मैं ताज्जुब खेज निगाहों से उसे देखने लगा कि आखिर उसने क्या सोचा है। फिर जब मुझे तन्हाई मिली तो मैंने तालूत से पूछा, तुमने रात के बारे में कहा है, क्या बताओगे अपने बारे में? मैंने पूछा और तालूत मुस्कुराने लगा। मेरा ख्याल है अब इन लोगों का काम तो ख़त्म हो गया, तालूत मुस्कुराते हुए बोला। क्या मतलब? मतलब ये कि अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम उनके सर पर ही सवार रहें। छोटा सा एहसान किया है तो क्या ज़रूरी है कि उनको इस सिलसिले में परेशान भी किया जाए? ओहो, तो फिर ये कि यहाँ से रुखसत हो लिया जाए।
खामोशी से? मैंने सवाल किया। नहीं बता देंगे उन्हें, बल्कि वो बात ही उनके जहन में ना छोड़ेंगे जो उन्हें परेशान करती रहे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारे पास शाहदाना का दोशाला मौजूद है। हाँ। कहाँ है? मुहैया हो सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, तो फिर ये कि हम उनकी निगाहों के सामने गायब हो जाएंगे। ज़ाहिर है कुछ अरसे तक ये लोग गैबी इमदाद के बारे में सोचते रहेंगे और फिर भूल जाएंगे। ओह, तो ये हरकत करने का इरादा रखते हो तुम? हाँ, अब तो हरकतें नित नहीं होनी चाहिए। यार, ज़िंदगी पर जमूद तारी हो गया है। मेरा ख्याल है फ़ारूक बाबा के मसले से फारिग होने के बाद हम असल काम की तरफ रागिब हो जाएंगे। असल काम क्या होगा? भाई, हमारे तुम्हारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था ना। हमने फैसला किया था कि हम ऐसे मजलूम लोगों को तलाश करेंगे जो हर तरह से बेबसी की इंतहा को पहुंचे होंगे। फारूक बाबा भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन इनका केस दूसरा था। दूसरे मसले के लिए हमें वही फैसला करना होगा जिसका हमने फैसला किया था। यानी जेल? मैंने सवाल किया। हाँ, एक दिलचस्प और नई जिंदगी होगी। मैंने तुम्हारी दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम किया आरिफ, और मुझे ऐसे ऐसे किरदार नजर आए हैं यहाँ जो बिलाशुबा हमारी तवज्जो के तालिब हैं। हम उन सब लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, मगर जेल कैसे जाओगे? मैंने सवाल किया। मेरा ख्याल है ये भी मुश्किल काम नहीं है। कोई भी छोटा मोटा सा चक्कर चला तो खुद ही पहुंचा दिए जाएंगे। यार, तुम भी खतरनाक चीज़ हो। वैसे कम अज़ कम हमें अपनी शक्लों में तो जेल नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग भी जो हमें पहचानते हैं, जैसे तनवीर साहब, नवाब जलालदीन और जमशेद वगैरह, सबके सब वहाँ पहुँच जाएंगे हमें जेल से रिहा करवाने के लिए। ख्वामख्वाह मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। नहीं नहीं, असल शक्ल में जाने की ज़रूरत ही क्या है? तालूत ने कहा। हम लोग गुफ्तगू करते रहे। तालूत ने जो फैसला किया था मैं भी उससे किसी हद तक मुत्तफिक हो ही गया। बाहर सूरत रात को जब हम खाने की मेज़ पर पहुंचे तो पूरी तरह तैयार थे। शाहदाना का दोशाला मेरे पास मौजूद था, जो पहले ही तालूत मुझे दे चुका था और मैंने उसके ज़रिए बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे। दूसरी चीज़ रासिम की अंगूठी थी, ये भी मेरे पास थी। हालांकि इससे जदीद दुनिया में इन चीज़ों का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे जैसे इंसान से कोई पूछे। हशमत ब्रादर्स का एक मामूली सा क्लर्क इस वक्त शहर के रईसों की सी जिंदगी गुजार रहा था। इतने उलट फेर हुए थे कि जिन पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन हालात। खाने की मेज़ बहुत उम्दगी से सजाई गई थी। इन लवाजमात को देखकर अंदाज़ा होता था कि वो लोग बेहतर ज़िंदगी से नावाकिफ़ नहीं हैं। हालात इंसान को उसकी असलियत से दूर ले जाते हैं। तालूत और मैं खाने की तारीफ़ें करते रहे। हम लोग एक ड्रामे के लिए खुद को तैयार कर चुके थे और इस वक्त सभी लोग यहाँ मौजूद थे। तब मैंने फ़ारूक बाबा से कहा, अब क्या इरादा है फ़ारूक बाबा? किस बारे में? क्या आप खुद को कारोबारी इंसान पाते हैं? कारोबार की बात कर रहे हो? हाँ भाई, मैंने तुम्हारी चची जान से बहुत सी बातें की हैं। हमेशा ही करते रहे होंगे। नहीं, मैं कुछ खास बातों के बारे में कह रहा था। जाहिर है वो आप बच्चों के सामने नहीं बता सकते। तालूत बोला और फारूक बाबा चींप गए। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, गोया हमें बताने की है। क्यों नहीं? तो फिर बताइए। वही कारोबार का मामला था। तुम जो कारोबार करना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं एक मुलाजिम की हैसियत से काम करूँगा। तुम लोग मुझसे हर तरह की बाज़ पुरस का हक रखोगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक माकूल तनख्वाह दे दोगे। बस ये फैसला किया हम दोनों ने। लाहौल बिला कुव्वत। आप हमसे दुश्मनी क्यों कर रहे हैं फारूक बाबा? दुश्मनी? वो क्यों? आप हमारी खूबसूरत ज़िंदगी को कारोबार में फंसाकर हमारी जवानी को घुल लगाना चाहते हैं। नहीं आदिल मियाँ, यकीन करो मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा। जो कुछ करूँगा मैं ही करूँगा। जब आप ही सब कुछ करेंगे तो मुलाजमत का क्या सवाल है? हमने तो कोई कारोबार भी नहीं किया, अलबत्ता हमने रकम निकलवा ली है। हम सब आपके हवाले कर रहे हैं। आप खुद ही सिलसिला में जो दिल चाहे करें। तालूत ने नोटों की बेशुमार गड्डियाँ मेज़ पर ढेर कर दी। इस रकम को हिफाजत से रखें और कोई कारोबार शुरू कर लें। बाकी रहा यह हिसाब किताब, वही रहेगा। यानी हमने आप लोगों के लिए कुछ किया है, आप दूसरों के लिए करें। यही दुनिया का अमल तफवीज़ हुआ था। इसे भूल जाना दूसरी बात है, लेकिन इसकी हकीकत यही रहेगी। ये तो बहुत बड़ी रकम है। फारूक बाबा थूक निगलते हुए बोले। हाँ, कारोबार मामूली रकम से नहीं जमते। आप इस रकम को एहतियात से किसी मुनासिब कारोबार में सर्फ करें और हमें यकीन है कि आप जैसा मेहनती इंसान इससे पूरा फ़ायदा उठाएगा। अब रह गई दूसरी बात। दूसरी बात क्या? आपने हमारी हकीकत पूछी थी। हाँ, बशर्ते कि तुम बताना पसंद करो। आपकी ख्वाहिश है तो ज़रूर बता देंगे, लेकिन चचा जान, हकीकत बताने के बाद हम आपके दरमियान नहीं रह सकेंगे। आपने साइम को देखा, लेकिन अभी तक आप मेरी सूरत नहीं देख सके। तुम्हारी सूरत? फारूक बाबा हैरत से बोले। अक्सर दौरान गुफ्तगू हमने आपको इस बात का इशारा किया है कि साइम और मैं दो मुख्तलिफ हस्तियाँ नहीं हैं। यह हकीकत है, हम एक ही वजूद के दो रूप हैं। ये देखें। तालूत ने अपना मेकअप उतार दिया। खुदा की पनाह, इतनी मुमासलत! तुम दोनों हमशक्ल हो। तुम दोनों? मगर क्यों? ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि तुमने अपनी शक्ल क्यों बदल ली? इसलिए कि आपकी दुनिया के लोग हमारी तरफ खसूसी तवज्जो ना दें। यानी हमशक्ल होने की बिना पर? हाँ फारूक बाबा। क्या तुम दोनों जुड़वां भाई हो? नहीं, जुड़वां दोस्त कह लें। तालूत मुस्कुराकर बोला। तुम्हारी शख्सियत हमेशा मेरे लिए पुरस्कार रही है।
ख्वाबों के से लोग मालूम होते हो। ना जाने क्यों तुम्हारे दरमियान मैं एक अजीब कैफियत महसूस करता हूँ। दुरुस्त महसूस करते हैं। बहरहाल अब हमें इजाज़त दें। कहाँ जाओगे? अपनी दुनिया में। बस इतनी ही रफ़ाकत थी, तालूत ने कहा और मेरी तरफ देखने लगा। मैंने शाहदाना का दोशाला उठाया और उसे खोलकर ओढ़ लिया। अब मैं उनकी निगाहों से गायब हो गया था। अरे अरे अरे! फारूक बाबा के मुंह से हैरत से निकला और मैं मेज़ के पास से पलट आया। आसिम, आसिम कहाँ गया? उनके मुंह से बमुश्किल निकला, जहाँ मैं जा रहा हूँ। तालूत बोला और दूसरे लम्हे वो भी किसी चिराग की तरह बुझ गया। सब के सब मेज से खड़े हो गए थे। उनके जिस्मों में लर्जिश थी। वो फटी फटी निगाहों से फिजा में घूर रहे थे। किसी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। फारूक बाबा ने मेज़ का सहारा लिया और भर्राई हुई आवाज़ में बोले, खुदावंद, ये क्या असरार है? वो दोनों इंसान नहीं थे। उस वक्त चची जान औंधी हो गई और खौफ से बेहोश हो गई। अरे अरे, इन्हें संभालो, खुदा की पनाह, वो इंसान नहीं थे। गैब से हमारी मदद हुई है खुदाया। खुदाया, अरे इन्हें संभालो। फारूक बाबा की हालत अजीब हो रही थी। बहरहाल हालात अब ठीक थे और कोई तशवीशनाक बात नहीं थी। इसलिए तालूत ने इशारा किया और हम दोनों इस मकान से बाहर निकल आए। तो ये मसला तो यूं बखैर खूबी हल हो गया। 2-4 दिनों के बाद एक जायज़ा दरमियान में भी ले लेंगे। हाँ, अब बोलो क्या किया जाए? जेल? मैंने पूछा। हाँ आरिफ, मैंने जिस अंदाज में सोचा है गलत नहीं है। जेल की ज़िंदगी में ऐसी लातादाद दास्तानें मिल जाएंगी जो हमारे मकसद में कारआमद होंगी। आम जिंदगी में तो लोग किसी न किसी तौर खुद को मुतमईन कर लेते हैं, लेकिन जेल के हालात ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, फिर कब जाओगे? बीवी याद आ रही है? तालूत मुस्कुराकर बोला। अपनी बात कहो। तुम्हारा नज़रिया ज़रा बदल गया है क्या? बिलाशुबा मैं शकीला से काफ़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जिसे ज़रूरत से ज़्यादा चाहा जाए उससे थोड़े दिन जुदा भी रहना चाहिए ताकि चाहत का एहसास बाकी रहे, वरना मोहब्बत भी एक मामूल बन जाती है। खूब मंतक है, गलत नहीं है। वैसे अपनी सुनाओ। मेरी मंतक ज़रा मुख्तलिफ है। मेरा ख्याल है 1.5 साल बाद बीवी याद नहीं रहती। अफशा से कहूँगा, तालूत बोला। ये कमीनगी होगी। बात सिर्फ तुमसे हो रही है, मैंने बौखला कर कहा। तालूत जैसे शख्स से कोई बात बईद भी नहीं थी। वो हंसने लगा और फिर बोला, छोड़ो अब इन बातों को। हाँ, तो जेल जाने के लिए क्या करना होगा? चोरी, मारपीट और क्या? पहली बात दुरुस्त है, तो फिर इंतखाब करो। ज़ाहिर हमें चोरी तो नहीं करनी, बस गिरफ्तार होना है। वैसे तो हम बराह रास्त बगैर किसी दिक्कत के जेल जा सकते हैं, लेकिन उन लोगों में घुल मिल नहीं सकते। तो फिर चोरी ठीक है। ये सामने वाला मकान कैसा है? टेलीफोन की लाइन है इसमें? हाँ मौजूद है। क्यों? मैं इसलिए पूछ रहा था कि पुलिस को बुलाने में आसानी हो। ऐसे किसी मकान में चोरी करने से क्या फ़ायदा जहाँ फ़ोन ना हो। आओ फिर, मैंने कहा और फिर दोनों उस खूबसूरत मकान के सामने पहुँच गए। 4 दीवारी खासी नीची थी। हम अकबी सिमत से अंदर दाखिल हो गए। फाटक पर चौकीदार मौजूद था। हम दोनों तारीकी का सहारा लेते हुए अंदर दाखिल हो गए ताकि वक्त से पहले देख ना लिए जाएं, और फिर हम मकान के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। मकीन गहरी नींद सो रहे थे। कमरों के दरवाजे बंद थे। तालूत ने एक दरवाजे पर हाथ रखा और वो खुल गया। तब उसने मुझे इशारा किया और हम अंदर दाखिल हो गए। तालूत ने इत्मीनान से रोशनी कर दी। तेज़ रोशनी होते ही मैं उछल पड़ा। ये क्या हरकत? क्यों, क्या अंधेरे में चोरी करोगे? एक बात का ख्याल रखना, यहाँ के लोग पहले चोरों की खुद ही मुरम्मत करते हैं, फिर पुलिस की मदद तलब करते हैं। देखा जाएगा, आओ चोरी करो। तालूत बोला और हमने कमरे में निगाहें दौड़ाईं। काफ़ी कीमती अशिया थीं। हमने उन्हें एक जगह जमा करना शुरू कर दिया। तालूत ने पीतल का एक वजनी गुलदान गिरा दिया और तेज़ आवाज़ गूंज उठी। मैं फिर लरस गया, लेकिन तालूत इत्मीनान से अपने कामों में मसरूफ़ रहा। इस वक्त भी कोई नहीं आया तो उसने शीशे का एक शोपीस उठाकर दरवाजे पर दे मारा। इसकी आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी और इसका रद्दअमल खातिर ख्वाह निकला। दरवाजे पर आहट सुनाई दी और फिर एक चीख उभरी। कोई बूढ़ी औरत चीख रही थी, होर होर होर, और फिर कोई धड़ाम से गिरा। तालूत परेशानी से दरवाजे की तरफ देख रहा था। ये क्या बकवास है? क्या रोशनी में चोरी करने वाले को चोर की बजाय होर कहते हैं? नहीं, उसकी खौफ से गिग्गी बंधी हुई थी। मैंने उसे तसल्ली दी। फिर दरवाजे से एक आवाज़ सुनाई दी, खबरदार, तुम दोनों बंदूक के निशाने पर हो। हिलने की कोशिश मत करना, वरना गोली मार दूंगा। खबरदार। अबे यार, अंदर तो आओ। खबरदार खबरदार करते रहोगे। तालूत बुरा सा मुंह बनाकर बोला। दरवाजे के सामने हजूम बढ़ता जा रहा था। बंदूक की नाल दरवाजे से झांक रही थी और अब तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। गोली चला दो, जान से मत मारना। पुलिस को फ़ोन करो, जाने ना पाए। अब अंदर जाओ करीम, रईस पहलवान, अंदर चलो। इन्हें पकड़ो। इनके पास हथियार ना हो सरकार। अबे तो सब मिलकर पकड़ो बुज़दिल कहीं के। पुलिस को बुला लो सरकार। हम दोनों इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई अंदर दाखिल नहीं हुआ। अलबत्ता आवाज़ें बदस्तूर गूंज रही थीं और बड़ी दिलचस्प आवाज़ें थीं। अबे सुनते नहीं हो तुम लोग? मैं कहता हूँ इन्हें पकड़ो। 2 ही तो हैं वो लोग, और तुम 4-5 हो। सरकार, हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। आप पुलिस को क्यों नहीं बुला लेते? पुलिस के बच्चों, तुम्हारा क्या मसरफ है? मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? ठीक सरकार, निकाल दें, जान है तो जहान है।
जैसी आपकी मर्जी, एक नौकर ने जवाब दिया। क्या बात है? इस बार एक पुरवकार आवाज़ गूंजी। अब्बा मियाँ अंदर चोर है और बाहर तुम हो, क्या कर रहे हो तुम सब के सब? पुरवकार आवाज़ ने कहा। बस हमने उन्हें घेर रखा है, पुलिस को फ़ोन कराते हैं अभी। ठहर जाओ। पुरवकार आवाज़ उभरी और एक मर्द मैदान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ज़ईफ से आदमी थे, पेशानी पर नमाज का निशान था, सादा कपड़ों में मलबूस, हुलिया वाकई पुरवकार था। उन्होंने अंदर दाखिल होकर कड़ी निगाहों से हमें देखा और फिर बोले, तो चोरी करने आए हो तुम दोनों? जनाब। तालूत सीने पर हाथ रखकर बड़े फखरिया अंदाज में झुका। खूब। और ये सामान बांध चुके हो? जी, आपकी दवा से। मगर न जाने कहाँ से ये लोग दरवाजे के सामने आकर खड़े हो गए। बराए मेहरबानी आप ज़रा इनसे कह दें कि हमें रास्ता दे दें, तालूत ने कहा और बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन तुम चोरी करते हुए पकड़े गए हो। अभी कहाँ पकड़े गए हैं? आप लोग पकड़ें तो फिर ये बात मान लेंगे। गोया चैलेंज कर रहे हो? बड़े मियाँ बोले। जी नहीं, चैलेंज वैलेंज तो नहीं कर रहे। ज़ाहिर बंदूक की एक नाल भी है और इतने सारे लोग भी हैं और इस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं। लेकिन क्या आप हमें गिरफ्तार शुदा कह सकते हैं? अजीब सी बात कर रहे हो तुम। सूरत से भी चोर मालूम नहीं होते हो? नहीं अंकल, सूरत को नहीं, गुनों को देखें, तालूत ने मस्कराना अंदाज में कहा और बुजुर्ग हंस पड़े। फिर बोले, मैं तुमसे मजीद गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखें मोहतरम, अपना काम करें, बाहर वालों को अंदर बुलाएं। हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हम किसी से कोई मुकाबला नहीं कर सकते। बस आप लोग हमें गिरफ्तार कर लें और पुलिस को इतला दे दें। हाँ, पुलिस को टेलीफोन हुआ अभी तक या नहीं? तालूत ने पूछा और बुजुर्ग की आंखों में हैरत के असरात नजर आने लगे। क्यों, पुलिस से तुम्हें क्या दिलचस्पी है? पुलिस को तो होगी, ज़ाहिर है वो हमें गिरफ्तार कर लेगी चोरी के इल्ज़ाम में। और तुम गिरफ्तार होना चाहते हो? मजबूरी है जनाब। ज़ाहिर है कि निकल जाते तो निकल जाते। हम लोग तो जब घरों से निकलते हैं तो दो बातें हमारे जहनों में होती हैं, या तो ये कि वारे न्यारे हो गए या फिर ये कि गिरफ्तार हो गए। आदि चोर हो? बड़े मियाँ ने सवाल किया। जी हाँ, खुदा के फजल से। तालूत फिर उसी अंदाज में झुक कर बोला। भाई तुम लोग भी अंदर आ जाओ, इत्मीनान से अंदर आ जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। हाँ, आप सब लोग घर के लोग हैं। तालूत ने भी दरवाजे की तरफ रुक करके हाँक लगाई और सबसे पहले बंदूक वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ। कभी हैकल आदमी था लेकिन उसका लंबा चौड़ा बदन बेमकसद था, क्योंकि बंदूक उसके हाथ में लरज रही थी और वह अंदर दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकता था। फिर उसके पीछे 4-5 नौजवान और 3-4 नौकर आ गए। कुछ लड़कियां भी थीं, जिनमें एक दरमियानी उम्र की थी और एक नौजवान सी लड़की। 2 खवातीन और थीं जो ज़्यादा उम्र की थीं। बाकी लोग अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर सके थे। फिर भी मजमा खासा था, पूरा कमरा भर गया। सब के सब दोनों को घूर रहे थे। तब एक नौजवान लड़के ने कहा, दादा जान, इनके हाथों को रस्सियों से बांधें और पैरों को भी दादा जान। दूसरे नौजवान ने कहा, चलो आओ फिर बांधो। बड़े मियाँ पीछे हट गए, लेकिन दोनों नौजवानों में से कोई भी आगे नहीं बढ़ा था। घबराए हुए अंदाज में एक दूसरे की शक्लें देखने लगे थे। आप ही बांध ले दादा मियाँ, लड़की बोली और हंस पड़ी। वो इस माहौल में भी हंस सकती थी। मैंने दिलचस्प निगाहों से उसकी जानिब देखा, लेकिन बड़े मियाँ का किरदार कुछ मशकूक मालूम हो रहा था। यूं लगता था जैसे वो हमें गिरफ्तार करने के मूड में ना हो। तब तालूत ने हैरत से उनकी तरफ देखा। देखिए जनाब, या तो आप लोग हमें गिरफ्तार कर लें, वरना फिर हम लोग अपनी कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। नहीं, तुम लोग भी किसी कार्रवाई का आगाज़ नहीं करोगे और ना ही तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, बल्कि मुमकिन हो सके तो हमसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लो। इतना वक्त नहीं है हमारे पास कि गुफ्तगू करें। या तो हमें यह सामान ले जाने दें या गिरफ्तार कर लें, मगर ज़रा जल्दी। अब्बा मियाँ, ये दोनों आपको चक्कर देकर निकल भागने की फ़िक्र में है। अरे मरदूद, अब तो गिरफ्तार करो इन्हें, बंदूक वाले ने कहा। जाहिद, मैं मना कर चुका हूँ, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, बुजुर्ग बोले। तो इन्हें क्या निकल जाने देंगे अब्बा मियाँ? अच्छा ठहरिए, मैं पुलिस अफसर को तलब कर लेता हूँ। हरगिज़ नहीं, ये चोर नहीं है, बुजुर्ग बोले। मोहतरम, आप हमें गालियाँ नहीं दे सकते। हमारे आबा अजदाद भी यही करते आए हैं। तालूत फरियाद करने वाले अंदाज में बोला। मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम चोर नहीं हो। अगर चोर होते तो निकल भागते, लेकिन यूं लगता है जैसे ज़िंदगी में पहली बार हालात से मजबूर होकर तुमने ये इक़दाम किया है। लगता है आजकल आप अदब पढ़ रहे हैं। क्यों सबकी नींदें ख़राब कर रहे हैं? हमें गिरफ्तार करके थाने भिजवा दें, तालूत ने कहा। तुम सब लोग बाहर जाओ, मैं इनसे बातें करूँगा। अब्बा मियाँ, आप ख्वामखा खतरा मोल ले रहे हैं, बंदूक वाला बोला। जाहिद, बड़े मियाँ सख्त लहजे में बोले और बंदूक वाले ने शाने हिला दिए। जाओ, तुम सब लोग जाओ। और एक एक करके सब लोग बाहर निकल गए, लेकिन वह बाहर जमा हो गए थे। मैं तुम्हें खुदा की कसम देता हूँ, सच बताओ, क्या तुम आदी चोर हो? क्या चोरी की तुम्हारी ये पहली कोशिश नहीं है? मैंने बड़े एतमाद के साथ खुदा को दरमियान में डाला है। मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, हम पहली बार चोरी करने आए थे। क्या बहुत ही नागुज़ीर हालात थे? क्या तुम माली तौर पर परेशान हो? यह सब कुछ किसी कीमत पर नहीं बताएंगे। अब्बा मियाँ, यह आपकी नेक फितरत से नाजायज़ फ़ायदा, जाहिद फिर दरमियान में बोला। पहली कोशिश है जाहिद, मुआफ़ कर दो, इनकी मदद करो। अगर तुमने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया तो इन्हें सज़ा हो जाएगी और फिर जेल से ये पुख्ता होकर निकलेंगे। क्यों ना हम दो इंसानों को बुराई के रास्ते से वापस लें?
ये सब कहानियों की बातें हैं अब्बा मियाँ, आप किसी को शरीफ नहीं बना सकते, बल्कि ये कानूनी जुर्म है। खुदा शाहिद है कि मैं ये जुर्म नेक नियति से करना चाहता हूँ। तुम इन्हें कुछ रकम दो ताकि ये अपने लिए बेहतर ज़िंदगी की तलाश शुरू कर सकें। मेरे बच्चों, खुदा तुम्हारी मदद करे और तुम बुराइयों की तरफ ना जाने पाओ। जाओ जाहिद, इन्हें 5,000 रुपया दे दो। और जाहिद बुरा सा मुंह बनाकर बाहर निकल गया। बड़े मियाँ उसकी वापसी तक हमें नेकियों की तलकीन करते रहे। तब वो आ गया और उसने 5,000 के नोटों की गड्डी हमारे सामने डाल दी। इसे उठाओ, काफ़ी रकम है। अगर तुम दोनों चाहो तो इससे फ़ायदा उठाकर कोई छोटा मोटा कारोबार कर लो। खुदा बरकत देगा। मेरी दुआ है कि तुम सुकून से रहो। तालूत होंठ भींचे उन दोनों को देख रहा था। फिर वह एक गहरी सांस लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला, हम चोर हैं, फ़कीर नहीं, समझे तुम। ये 5,000 हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते, ये लो। उसने 5,000 के नोटों की 2 गड्डियाँ निकालकर उस गड्डी के साथ डाली और मेरा शाना पकड़कर बोला, चलो यार, किस फजूल जगह फंसे हैं, आओ। और मैं उसके साथ बाहर निकल आया। यहाँ हमारे भी दादाजान मौजूद थे। उसने कहा और मैं हंस पड़ा, तुम हंस रहे हो, मेरी जान जल रही है। क्यों आखिर? अबे कोई तुक है इस शराफत की? हम ही रह गए थे शराफत के लिए। लाखों अफराद भूख से बिलख रहे हैं। ये लोग इंतज़ार क्यों करते हैं कि कोई चोरी करने आए और ये उसे सुधारने की कोशिश करें? भाई तालूत, इस दुनिया का कारोबार ऐसे ही चल रहा है, ऐसी तैसी इस कारोबार की। अब हम क्या करें? दूसरी कोशिश। और अगर उसमें भी नाकाम रहे तो? नहीं तालूत, 1,00,000 2 लाख में ऐसा घराना मिल जाता है। मेरा ख्याल है इस बार हम ऐसी कोशिश करते हैं कि नाकामी का कोई इम्कान ही ना रहे। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। तो करो ना, मैं तो तुम्हारी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता भी नहीं। कमाल की बात है, चोरी करने जाएं और नसीहतें वसूल करके वापस आ जाएं। तालूत बड़बड़ाता रहा। इस बार हमने एक नए बाजार का रुख किया था और फिर एक ऐसे बाजार में पहुंच गए जो दिन की रोशनी में बड़ा जगमगाता था। वहां बेशुमार दुकानें थीं और उनमें कीमती अशिया सजी हुई थीं। हम इस बाजार के सामने से गुजरते रहे और फिर एक ज्वेलर्स की दुकान के सामने मैं रुक गया। तालूत, मैंने उसे पुकारा और वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने ज्वेलर्स की दुकान की जानिब इशारा किया, लेकिन तालूत की समझ में कोई बात नहीं आई। तब मैंने आहिस्ता से कहा, अगर हम इस शीशे को तोड़कर इसमें से जेवरात निकालने की कोशिश करें तो मेरा ख्याल है कि हम कामयाब हो सकते हैं। जेवरात निकालने में? तालूत ने पूछा। नहीं, बल्कि गिरफ्तार होने में। यहाँ कौन गिरफ्तार करेगा? तालूत, तुम सामने नहीं देख रहे, उस तरफ देखो। 3-4 पुलिस वाले बैठे ऊँग रहे हैं। मैंने एक तरफ इशारा किया। 3-4 गश्त करने वाले पुलिस के आदमी गालबन थक कर ऐसी जगह बैठ गए थे और उनकी आंखों में नींद भर आई थी। तालूत के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। तो अब हमें इस शीशे को तोड़ना है। उसने चारों तरफ देखा। एक तरफ एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। तालूत ने इसे उठाया और इत्मीनान से शीशे पर दे मारा। शीशा टूटने की जोरदार आवाज़ सुनाई दी। फिर इत्मीनान से खड़े रहे, लेकिन पुलिस वालों के कान पर जूं तक भी नहीं रेंगी। तालूत ने करख्त निगाहों से मुझे देखा और फिर पुलिस वालों की तरफ देखने लगा। जाओ, अब उन्हें जगा कर लाओ, कच्ची नींद नहीं सो रहे। कमाल है, मैंने हैरत से पुलिस वालों को देखा और फिर मैं सूरत हाल देखने आगे बढ़ गया। चारों पुलिस वाले वाकई बेखबर सो रहे थे। ना जाने बेचारे कब से ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। इस वक्त थके हुए साहब ने उन्हें बेखबर कर दिया था। भाई साहब, ए भाई साहब, मैंने उनमें से एक को झिंझोड़ा। अभी कम सिन हूँ, जवान होने दे, जवान होने दे, पुलिस वाले ने बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहा। जब तक आप जवान होंगे ज्वेलर्स की दुकान लुट चुकी होगी, मैंने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। खा लो, जीत जाओ, जीत जाओ, अभी कम सिन हूँ, गाऊँ गाऊँ। पुलिस वाला फिर गहरी नींद में डूब गया। मैंने झुंझलाकर उन्हें देखा और फिर मायूसी से वापस तालूत के पास पहुंच गया। नहीं जागे? वो बोला। ठीक है, फिर हम भी सो जाएं। सुबह को टूटा हुआ शीशा देखकर कोई ना कोई गिरफ्तार कर ही लेगा। नहीं तालूत, अब तो मार खाए बगैर चारा नहीं है। कल दिन में कोशिश करेंगे। बस रहने दो यार, सीधे जेल चलते हैं। बेकार कोशिश करने से क्या फ़ायदा? कल सुबह सब ठीक हो जाएगा। बस सुबह को मुझे एक पिस्तौल मंगवा देना। हम यहाँ से भी आगे बढ़ गए। वैसे इस दिलचस्प इत्तफाक पर मैं सख्त हैरान था। थक हार कर हम अपने होटल वापस आ गए। दूसरे दिन 11 बजे तक हम सोते रहे और फिर तालूत जाग गया। उसने मुझे भी उठा दिया। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर उसने फिर वही मुतालबा शुरू कर दिया। चलो तैयार हो जाओ, मैंने कहा और हम दोनों बाहर निकल आए। रास्ते में मैंने पिस्तौल के बारे में पूछा और तालूत ने पिस्तौल निकाल कर मेरे हवाले कर दिया। भरा हुआ है? मुझे क्या मालूम। उसने शाने हिलाए और मैंने पिस्तौल के चैम्बर चेक किए। चरखी में कारतूस लगे हुए थे। मैंने उन्हें निकाल कर जेब में डाल लिया और हम दोनों फिर से बाजार में आगे बढ़ते रहे। मुझे तो अब भी यकीन नहीं है कि तुम कामयाब हो जाओगे, तालूत ने कहा। कामयाब तो हो जाएंगे तालूत, मगर मैंने कहा ना, मार खाने की नौबत ना आ जाए। देखा जाएगा, जेल तो जाना ही है, तालूत ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अजीब मस्करापन था। हम लोग जेल जाने की कोशिश कर रहे थे और किसी तौर इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इस बार मैंने जो प्रोग्राम बनाया था उसमें इस बात का 100% इम्कान था कि हम फौरी तौर पर गिरफ्तार हो जाएंगे। चुनाचे थोड़ी देर के बाद मैं एक बैंक के सामने रुक गया। बैंक की सीढ़ियां तय करते हुए हमने तवीलुल कामत चौकीदार को देखा जो बंदूक लिए खड़ा था। यार कहीं ये गोली ही ना मार दे, मैंने चौकीदार को देखते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब यह कि अब हम इस बैंक में डाका डालेंगे। ओह, और अगर इस चौकीदार ने गोली मार दी तो?
नहीं मार सकेगा, चलो जल्दी चलो, तालूत हाथ हिलाकर बोला। और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। बैंक में काम हो रहा था। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। हम उस कैशियर के सामने रुक गए जो नोटों की गड्डियों को रबड़ बैंड लगाकर एक साथ रखता जा रहा था। तब मैंने काउंटर से अंदर हाथ डाला और पिस्तौल कैशियर के सामने कर दिया। जो कुछ तुमने अंदर रखा है उसे निकाल कर हमारे हवाले कर दो, मैंने कहा, और कैशियर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसका मुंह हैरत से खुल गया और उसके दोनों हाथ फैल गए। नोटों की कुछ गड्डियां उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ी थीं। उसकी ये कैफियत कुछ दूसरे लोगों ने भी देखी और सब के सब खौफजदा अंदाज में खड़े हो गए। खबरदार कोई अपनी जगह से जुम्बिश ना करे, यह पिस्तौल बिल्कुल असली है। ये दूसरी बात है कि इसमें गोलियां नहीं हैं। मैंने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर कैशियर के सामने कर दिया और फिर उसे बंद करके बोला, हाँ तो ज़रा जल्दी से गड्डियां निकाल दो। लेकिन पीछे से हम इस चौकीदार को नहीं देख सके थे जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आ गया था, और दूसरे लम्हे चौकीदार ने हम दोनों की गर्दनें अपनी आहनी गिरफ्त में ले ली। बस इतना ही काफ़ी था। पिस्तौल का चैम्बर कैशियर देख चुका था और हमारी बात दूसरे लोग भी सुन चुके थे। चुनाचे चारों तरफ से लोग हम पर हमलावर हुए और सच्ची बात यह है कि मज़ा ही आ गया। थप्पड़, लातें, घूंसे बुरी तरह से पड़ रहे थे। हम दोनों ज़मीन पर गिर पड़े थे। तब बैंक के मैनेजर ने लोगों को रोका। उसने शायद पुलिस को फ़ोन कर दिया था। ज़रा सी देर में हमारी मुश्किलें कस ली गईं। तालूत खुश नज़र आ रहा था। हालांकि मारपीट से उसका भी हुलिया बिगड़ गया था, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं थी। ज़रा सी देर में पुलिस आ गई और हमें गिरफ्तार करके पुलिस ऑफिस पहुंचा दिया गया। रंगे हाथों पकड़े गए थे। पिस्तौल की गोलियां जेब में पड़ी थीं, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि पिस्तौल खाली क्यों कर लिया गया था। थाने में लाके हमें लॉकअप में बंद कर दिया गया। तालूत बहुत मसरूर था। यही जेल है? उसने खुश होकर पूछा। नहीं, ये लॉकअप है, लेकिन अब हम जेल ज़रूर पहुंच जाएंगे, मैंने जवाब दिया। ज़रूरी कार्रवाइयों में तो हमें मुलविस होना ही पड़ा। मारियूं ने ही खाई के सब कुछ साफ बता दिया था। अदालत गए, 1-1 साल की सज़ा हो गई। इस दौरान जेल की सूरत भी देख ली, फिर मुस्तकिल यहाँ आ गए। तालूत यहाँ आकर बहुत मुतमईन नज़र आ रहा था। यार वाकई उम्दा जगह है। उस वक्त तक थी जब तक सज़ा नहीं हुई थी। क्या मतलब? कैदे बामुशक्कत है। अब यहाँ जानवरों की तरह काम करना पड़ेगा। सभी करते होंगे, हम में क्या ख़ास बात है। सज़ा का पहला दिन तो पुरसकून गुजरा। हमारे नाम लिखे गए, हाथों के निशानात लिए गए, और फिर दूसरे दिन हमें क्यारियां खोदने के काम पर लगा दिया गया। तालूत अपने तौर पर लोगों का जायजा ले रहा था। बांध बांध के कैदी थे। उनमें कुछ मजलूम नजर आते थे, कुछ शरीर जो यहाँ भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। लेकिन हमें किसी मखसूस किरदार की तलाश थी। रात को हमें जिस कोठरी में दाखिल किया गया था वहाँ एक जख्मी कैदी भी था। सूरत ही से खतरनाक नजर आता था। कई कैदी उसकी देखभाल कर रहे थे और उसके सर पर पट्टियां बंधी हुई थीं। हमने मना किया था सीधू कि फाटक से ना उलझो, मगर तुमने एक ना सुनी, एक कैदी ने कहा, और जख्मी कैदी ने उल्टा हाथ उसके मुंह पर रसीद कर दिया और कैदी उलट गया। तंज कर रहा है मुझ पर, जख्मी धाड़ा। सीधू दादा को गुस्सा मत दिलाओ जुम्मन। वो तो इत्तफाक था कि फाटक ने मौके से फ़ायदा उठाया, वरना सीधू को कौन नहीं जानता। मैंने किसी बुराई से तो नहीं किया था जाने खां। सीधू दादा के लिए तो जान भी हाजिर है। वो गलत समझे। कल का दिन देखना, उठो, ठीक कर दूंगा इसको, सीधू ने कहा। हमें हुक्म दो दादा, हम करेंगे तुम्हारे लिए। ये कौन है? इधर आओ बे, वो हमारी तरफ देखकर बोला, और तालूत ने मेरी तरफ देखा। मैंने उसे इशारा किया और हम दोनों उठकर सीधू के करीब पहुंच गए। नए हैं दोनों दादा, काम कर रहे थे हमारे साथ, तो इस कोठरी में क्यों आ मरे? हम खुद नहीं आए सीधू दादा, बस सिपाहियों ने। और सीधू ने हमारी बात पूरी होने से पहले ही सिपाहियों को एक गाली दी। कल से यहाँ मत नजर आना, वरना सीधा कर दूंगा। जो हुक्म दादा, मैंने मासूमियत से कहा। और सुनो, मेरा नाम सीधू है, मेरी बात कहीं बाहर निकली तो सीधा कर दूंगा। समझ गए दादा, मैंने जवाब दिया और तालूत की तरफ देखा। तालूत पुरसकून था। जाओ मरो अपनी जगह, वो बोला, और हम अपनी जगह बैठे। और भी बहुत कुछ होता है तालूत, तमाशा देखो। हम दोनों खामोशी से गर्दन झुकाकर उनकी बातें सुनने लगे। कल मैं उस पर हमला करूंगा। गेती का एक ही हाथ काफ़ी होगा, चाहे इसके बाद 10 साल और काटनी पड़े, सीधू ने कहा, और दूसरा कोई नहीं बोला। ये फाटक क्या नाम हुआ? तालूत ने पूछा। खुदा जाने, लेकिन कल के खेल में मुदाखलत करेंगे, देखा जाएगा, तालूत बोला। और इसके बाद हम खामोशी से हालात का जायजा लेते रहे। सब कैदी सीधू की खिदमत कर रहे थे। कोई उसके पाँव दबा रहा था, कोई शाने, लेकिन वो उनमें से किसी न किसी के हाथ झाड़ ही देता। तो ये बहुत बड़ा बदमाश है, तालूत बोला। रात हो चुकी थी, सीधू सो गया था। हमें खाना मिला और खाने ही के दौरान सीधू के एक आदमी से हमने दोस्ती बढ़ा दी। उसका नाम रहमत था। सीधू दादा के चोट कैसे लग गई, मैंने पूछा। झगड़ा हो गया था फाटक से। फाटक? ये किसी का नाम है? हाँ, एक कैदी है, मगर वो भी कम नहीं है। क्या मतलब? बहुत से कैदियों को ठीक कर चुका है, 10 मरतबा जेल तोड़ चुका है। उम्र कैद की सज़ा है, कहीं फांसी ना हो जाए अब उसे। वो है कहाँ? 8वीं कोठरी में, वहाँ उसके अलावा कोई नहीं है। सीधू से बड़ा बदमाश है। फजूल बात मत करो, वो सोते में भी जागता रहता है। कौन, सीधू? मैंने सवाल किया। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, रहमत बोला। फिर आवाज़ दबाकर कहने लगा, वैसे सीधू ने फाटक से झगड़ा करके अच्छा नहीं किया। वो कितना ही बड़ा बदमाश हो जाए, मगर फाटक के मुकाबले पर नहीं पहुँच सकता।
फाटक से तो जेलर साहब भी कांपते हैं, तभी तो कोई उसका रास्ता काटने की कोशिश नहीं करता। वाह, क्या वो बहुत ताकतवर है। जैसा भी है, लेकिन वो है बेहद खतरनाक। अगर सीधू ये बातें सुन ले तो मेरा ख्याल है तुम्हारी तो अच्छी खासी हजामत हो जाए। अल्लाह के वास्ते भाई, कहीं उसके सामने ना कह देना ये सारी बातें तो मैं तुम्हें दोस्त समझ कर कह रहा हूँ। नहीं नहीं रहमत, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। वैसे सीधू ने सलूक तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं किया। वो सबके साथ ऐसा ही सलूक करता है। तुम लोग उसकी ये बातें क्यों सुनते हो? इसलिए कि हम जेल से जिंदा वापस जाना चाहते हैं, और यहाँ जेल में कैदियों की ज़िंदगी मौत से ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। और ये सीधू जैसे लोग हर जगह कत्ल गारत गरी करते हैं। तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? कुछ भी नहीं, बस ज़बरदस्ती। सीधू किस जुर्म में जेल काट रहा है? बेशुमार जुराइम है यूं तो। इस बार उसने 3 दर्जियों को कत्ल कर दिया है। अभी केस चल रहा है, देखो क्या होता है। फांसी भी हो सकती है। हाँ मुमकिन है, लेकिन अभी तो वक्त लगेगा, और उस वक्त तक दूसरों को अपनी जान की हिफाजत करना पड़ेगी। इसलिए मेरे भाई, तुम्हें यह भी मशवरा दे रहा हूँ कि सीधू से बिगाड़ने की कोशिश मत करना। वैसे यह ज़रूरी नहीं है कि तुम आगे भी इस कोठरी में रहो। फिल वक्त जेल में यही 2 खतरनाक आदमी हैं, सीधू और फाटक। अगर इन दोनों के साथ रहना नसीब हो तो कान दबाकर काम करना। वैसे तुम किस जुर्म में गिरफ्तार हुआ? डाका डालने की कोशिश की थी बैंक में, मैंने जवाब दिया। ओहो, नाकाम हो गए। जाहिर है, अगर नाकाम ना होते तो यहाँ क्यों होते। ठीक है यार, वैसे अच्छा काम है, मुझे पसंद है। आदमी कोशिश तो करे, कामयाब हो जाए तो बिला वजह के झंझटों से बच जाता है। फिर काम भी मेहनत का है। कैसे पकड़े गए थे? बस हमाकत से ज़रा सी लग्जिश हो जाती है जिससे काम खराब हो जाता है। कब से काम कर रहे हो? पहली कोशिश ही थी। खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है। वैसे कितने साल की है? 1 साल की। बाद में फिर कोशिश कर लेना, ये तो ज़िंदगी है। रहमत बोला और फिर वो अपने बारे में बताता रहा। हमने उसे फाटक के बारे में बहुत से सवालात किए। पता चला कि काफ़ी अरसे से वो इस जेल में है। रहमत इस दौरान 3 बार यहाँ आ चुका था और तीनों बार उसने फाटक को यहाँ देखा। सीधू को तो अभी यहाँ आए हुए सिर्फ 3-4 महीने गुजरे थे। इससे दिलचस्प जिंदगी के बारे में रात गए तक मैं और तालूत बातें करते रहे। क्या ख्याल है इस फाटक को टटोला जाए, देखते हैं उसके पीछे क्या है? तालूत ने कहा। हाँ देख लेंगे। रहमत ने जो कुछ बताया उससे तो यही अंदाजा होता है कि वो काफ़ी खतरनाक आदमी है, मैंने कहा। देर तक उसके बारे में सोचते रहे। फिर हम लोग दूसरे कैदियों की मानंद सो गए। दूसरी सुबह कैदियों की गिनती हुई, हम भी शरीक थे। फिर हमें नाश्ता दिया गया और इसके बाद काम पर लगा दिया गया। फिर कुदाल लेकर क्यारियों की तरफ चल पड़े और मुहाफिजों की निगरानी में काम शुरू कर दिया। हमारी निगाहें चारों तरफ भटक रही थी। फिर हमने अपने नज़दीक वाले कैदी को मुखातिब किया और वह गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखने लगा। फाटक कौन है? मैंने पूछा। क्यों, शामत आई है क्या? यूं ही पूछ रहे थे। वो काम कर रहा है, वो उस तरफ। उसने इशारा किया। गट्ठे हुए बदन का एक शख्स जिसकी सफ़ेद दाढ़ी थी कुदाल लिए अपने काम में मसरूफ़ था। उससे तकरीबन 50 कदम के फासले पर सीधू भी मौजूद था। वो काम बहुत कर रहा था, लेकिन उसकी कीनातोज़ निगाहें फाटक पर जमी हुई थीं। तब मैंने तालूत को इशारा किया और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में फाटक की तरफ बढ़ता रहा। वह तनहा काम कर रहा था। मैं कुदाल चलाता हुआ उसके पास पहुंच गया और फिर मैंने झुके झुके से आवाज़ दी, फाटक, और उसकी कुदाल रुक गई। लेकिन मैं बदस्तूर कुदाल से मिट्टी कुरीदता रहा। क्या बात है? आवाज़ में गूंज थी। एक इत्तला देना चाहता हूँ। कहो। सीधू तुम पर हमला करेगा, होशियार रहना, मैंने कहा और फाटक खामोश होकर कुछ सोचने लगा। फिर बोला, कैसे मालूम? रात को मैं उसकी कोठरी में था, वो प्लान बना रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? साइम। शुक्रिया, ठीक है, बेफिक्र रहो, जाओ, मुहाफिज तुम्हारी तरफ देख रहे, उसने कहा और मैं कुदाल लिए आगे बढ़ गया। फिर मैं तालूत के पास पहुंचकर काम करने लगा, लेकिन हमें ड्रामा शुरू होने का ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सीधू ने कुदाल संभाली और क्यारी खोदने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता फाटक के करीब आना चाहता था। मैंने तालूत का शाना दबाया और तालूत भी सीधा हो गया। मुहाफिज दूर थे। अचानक सीधू ने कुदाल सीधी की। फाटक झुका हुआ था, लेकिन उसकी फुर्ती काबिले दाद थी। वह सांप की तरह पलटा और कुदाल ज़मीन में पैवस्त हो गई। अगर वो न हटता तो कुदाल की नोक फाटक की कमर में उतर गई होती। उसने सीधू के दोनों हाथ पकड़े और दूसरे लम्हे उसके जख्मी सर पर अपने सर की टक्कर मारी। सीधू के हलक से एक कराह निकल गई और फिर फाटक ने उसकी गर्दन में हाथ डालकर उसे कमर पर लादा और ज़मीन पर पटक दिया। चारों तरफ काम रुक गया था।